मैं दुनिया के सबसे बड़े मार्शल कबीले का युवा लॉर्ड हूँ। मेरे पिताजी दुनिया में बचे केवल 9 वॉर सेंट्स में से एक है और फिर भी 3 साल पहले की गई एक वजह से मैंने पूरे 3 साल सिंप कहलाते बिताए। जब मेरे पिताजी इतने गुस्से में थे कि मुझे डिसोन करने वाले थे, तभी सब कुछ बदल गया। साउथ ईस्ट मार्शल यूनिवर्सिटी के कैंपस में लूना मुझे एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ घूर रही है। वह बोलती है, ज़ेन, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तुझे मुझसे शादी करने का मौका दे रही हूँ। मेरी हैरान आंखें उसके फ्लैट पेट तक जाती है। 3 साल मैंने पूरे 3 साल लूना का सिंप बनकर बिताए। 3 साल पहले मैं लैंसिंग में ट्रांसमिग्रेट हुआ था, ठीक उसी वक्त जब साउथ ईस्ट टारगेट की रक्षा करने वाले मास्टर की युद्ध में मौत हुई थी। अपने अंतिम पलों में मास्टर लिनेन ने अपनी सबसे प्यारी बेटी लूना को मेरी देखभाल में सौंपा था। मैं मना करने वाला था, लेकिन तभी चीट सिस्टम एक्टिवेट हो गया। इसका फंक्शन बहुत सिंपल था। 3 साल तक लूना का डिवोटेड सिम बनकर रहो और उसके बाद मुझे मैसिव सिस्टम रिवॉर्ड्स मिलेंगे। कोई और चॉइस न होने पर मैंने अपने मास्टर के साथ ये 3 साल का पैक्ट किया। वो 3 साल प्योर अग्नि थे। लूना हर दिन ज्यादा आउटरीजियस होती जा रही थी और मेरे पास रिवॉर्ड्स के लिए उसके साथ प्ले करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके ऊपर जो आइडेंटिटी मुझे विरासत में मिली थी वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं थी। मेरा कबीला लू फैमिली ड्रैगन किंगडम के साउथ ईस्ट रीजन का टॉप मार्शल कबीला है। स्टारगेट्स के जागने के 8000 सिस्टर्स लैंसिंग में बचे हैं और लू फैमिली उन 10 सीटों में से एक रखती है। स्टारगेट्स के बाद के एरा में मानवता ने 9 वॉर सेंट्स को जन्म दिया, जिनमें से एक मेरे अपने पिताजी लॉर्ड शान है। बाकी 8 में से 2 मेरे 2 अंकल के हैं। इंसानियत के 9 वॉर सेंट्स में से लू फैमिली अकेले 3 रखती है। वो रेशियो डरावना है। लू फैमिली कैपिटल के सबसे पावरफुल कबीलों के बराबर है। प्रेस्टीज की परतों में लिपटा हुआ मेरी हर हरकत पर दुनिया की नजर होती है और फिर भी इस खौफनाक विरासत से एक सिंप जैसा मैं पैदा हुआ। मेरे 3 साल के ग्रेवलिंग ने मेरा नाम पूरे साउथ ईस्ट रीजन और पूरे ड्रैगन किंगडम में बदनाम कर दिया। इसने पूरे कबीले को गुस्से में डाल दिया। सब अपने ही युवा लॉर्ड पर गुस्सा थे, यहाँ तक कि मेरे पिताजी लॉर्ड शान आधी रात को कई बार मेरे बिस्तर के पास आए थे, मुझे गला घोटने के लिए बेताब, लेकिन वो कभी ऐसा कर नहीं पाए। मैंने हर इंसल्ट को इग्नोर किया और 3 पूरे साल दांत पीस कर बिताए और आज 3 साल के पैक्ट का आखिरी दिन है। मुझे बस इसे पार करना है और सिस्टम मेरे रिवॉर्ड्स देना शुरू कर देगा। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लूना आखिरी दिन ऐसा बम शेल ड्रॉप करेगी। साउथ ईस्ट मार्शल यूनिवर्सिटी का कैंपस पहले से ही स्टूडेंट से भरा हुआ है। सब लूना को हैरानी से घूर रहे हैं। लूना और मैंने पहले भी बहुत सारे क्रेजी सीन्स किए हैं, लेकिन उन सब में भी ये सबसे ऊपर है। भीड़ में हर जोड़ी आंखें मुझ पर लॉक हो जाती है और फिर भी इस बार मैं बस चुपचाप खड़ा हूँ। लूना मेरी खाली फेस को घूरती है, उसकी आंखों में गुस्सा भड़क रहा है। वह मुझ पर चिल्लाती है, तू हिचकिचा रहा है, तू वाकई में हिचकिचाने की हिम्मत करता है, कोई देखे तो लगे कि तूने कुछ गलत किया हो। मैं एक लंबी सांस छोड़ता हूँ और खुद को शांत करने की कोशिश करता हूँ। मैं सहमत हूँ। भीड़ पूरी तरह से बेजबान हो जाती है। लूना फिर से अपनी ठोड़ी उठाती है, ये बात है, लेकिन तेरी छोटी सी हिचकिचाहट ने मुझे परेशान किया और मेरी शादी के लिए कुछ शर्तें हैं। ब्राइड प्राइस नॉन नेगोशिएबल है और वो एलिट फैमिली स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए। मेरे माता पिता ने मुझे पाला और वो आसान नहीं था। एक औरत को शादी करते वक्त सिक्योरिटी चाहिए। मेरी तरफ से डावरी कोई नहीं होगी। तू जानता है, मेरे पिताजी वेस्टगेट की रक्षा करते हुए मारे गए और हमारा परिवार गिर गया। इसके ऊपर हमारी शादी के बाद तुझे बच्चे को अपने परिवार में लेजिटिमेट प्लेस देना होगा। बच्चे को बिल्कुल अपने ही संतान की तरह ट्रीट करना और यह मत पूछना कि पिता कौन है। तू मेरी आजादी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता और मुझे कोई ऐसा काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता जो मैं नहीं करना चाहता। लूना बिना सांस लिए एक के बाद एक डिमांड निकालती जा रही है, हर एक कॉमन डिसेंसी के हर टुकड़े को तोड़ रही है। कैंपस के स्टूडेंट्स पूरी तरह से स्टन है। जब वो आखिर में खत्म करती है तो लूना मेरी तरफ मुड़ती है, तो क्या तू इन सबसे सहमत हो सकता है? अगर हाँ तो कल शादी कर लेते हैं। मैं एक कैजुअल नोट देता हूँ, मैं सहमत हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल ये सब बिखर जाएगा। मैं बस अपने सिस्टम रिवॉर्ड्स का इंतजार कर रहा हूँ। कल मैं लैंसिंग में अब तक के सबसे भव्य वेडिंग के साथ तेरे लिए आऊंगा। घर पर रहे और मेरा इंतजार कर। मेरे शब्द शांत पानी में एक पत्थर की तरह गिरते हैं। भीड़ पूरी तरह से खामोश हो जाती है। उन्हें इसे प्रोसेस करने में काफी वक्त लगता है। लू फैमिली का युवा लॉर्ड वाकई में इस डील के लिए राजी हो गया। जब ये बात उनके दिमाग में उतरती है तो कैंपस शोर से फट जाता है। साउथ ईस्ट रीजन के टॉप कबीले के उत्तराधिकारी के तौर पर उसकी शादी की कोई भी खबर अपने आप में भारी अटेंशन खींचती। अनगिनत कबीले और ताकतवर लोग सिर्फ मेरे परिवार में शादी करने का मौका पाने के लिए दांत काटकर कोशिश करते, और फिर भी मैं यहाँ सबसे रिडिक्यूल्स तरीके से शादी कर रहा हूँ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इससे जो शॉकवेव निकलेगी वो बहुत बड़ी होगी और इससे ज्यादा स्मग कोई नहीं है। खुद लूना, उसे किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट होने पर बिल्कुल भी शर्म नहीं है, बल्कि उसे गर्व है कि सच्चाई जानने के बाद भी ज़ेन ने उसे चुना। मैं इंतजार करूंगी। ज़ेन, तो एक आदमी है। आज जो कहा है वह याद रखना। लूना की आंखों में एक जीत की चमक आती है। उसके चेहरे पर खुला कंटेम्प्ट फैल जाता है। चाहे वो कितनी भी जंगली हरकत करे, चाहे वो कितनी भी दूर चली जाए, हमेशा कोई ना कोई होगा जो उसकी गलतियां साफ करे। और वह कोई साउथ ईस्ट रीजन के टॉप कबीले का युवा लॉर्ड है। उसके पास वाकई में एक गिफ्ट है। मैं एक शांत स्माइल देता हूँ। चिंता मत कर, कल मैं तुझे तेरे सपनों की शादी दूंगा। लूना की आंखें अचानक शिफ्ट होती है। ओह, मुझे अभी 2 और चीजें याद आई। तू जानता है, कल मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उन्हें मेरी प्रेगनेंसी की खुशखबरी पता चले और मैं चाहती हूँ कि वे मेरी खुशी देखें। तो मैं चाहती हूँ कि तू मेमोरियल में आने वाले सबके सामने घोषणा करे कि तू मुझसे शादी कर रहा है। ठीक है, मैं सहमत हूँ। कल मैं समय पर वहां पहुंच जाऊंगा। सच कहूँ तो मैं अपने मास्टर की पुण्यतिथि पर कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन लूना मास्टर लिन की सबसे प्यारी बेटी थी। उसके आखिरी पलों में उसकी एकमात्र चिंता थी कि वो इस तरह की इंसान बन गई है। ये मास्टर लिन कभी नहीं चाहते थे। मैं इसलिए सहमत हूँ क्योंकि आंशिक रूप से मैं अपनी गरिमा वापस पाना चाहता हूँ और आंशिक रूप से मैं अब भी लूना को जगाने की एक पतली उम्मीद रखता हूँ। अगर वो उम्मीद फेल होती है तो ठीक है, मैंने अपने मास्टर के लिए एक आखिरी कोशिश कर ली है। मेरा कंसाइन साफ है। जिस पल भीड़ को सुनाई देता है कि एक समय तय हो गया है, वे पूरी तरह से पागल हो जाते हैं। वॉर सेंट्स मेमोरियल पर आदमी की अपनी बेटी किसी और आदमी का बच्चा लेकर लू फैमिली के युवा लॉर्ड से प्रपोजल स्वीकार कर रही है। केवल यह सीन ही बिल्कुल इंसेन है। अगर मास्टर लिन इसे दूसरी तरफ से देख पाते तो वो रोते या हंसते। भीड़ में बातचीत गूंज रही है। हर कोई जानता है कि वॉर सेंट्स मेमोरियल में न सिर्फ बड़े बड़े कबीले आते हैं, बल्कि अनगिनत आम लोग भी श्रद्धांजलि देने आते हैं। इसके ऊपर हर बड़ा
बड़ा मीडिया आउटलेट इस इवेंट को कवर कर रहा है और कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि ये कितना क्रेजी होने वाला है। लूना सेल्फ सेटिस्फैक्शन से चमक रही है, वो अब पूरी तरह से खुश है। फिर कल मिलते हैं, मैं देखूंगी कि तू कितना सीरियस है। बात खत्म करके मैं बिना पीछे देखे मुड़ता हूँ और चला जाता हूँ। क्लीन और डायरेक्ट, कोई हिचकिचाहट नहीं। मैं एक भीड़ को पीछे छोड़ देता हूँ जो बोलने के लिए बहुत हैरान है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, खबर साउथ ईस्ट मार्शल यूनिवर्सिटी से आग की तरह पूरे साउथ ईस्ट रीजन में फैलती है। जैसे ही ये टूटती है, ये हर तरफ से रिएक्शन का धमाका ट्रिगर करती है। यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद मैं अपने लिमिटेड एडिशन लोंगी स्पोर्ट्स कार में बैठता हूँ और सीधे स्टारहोल्ड सिटी में वॉर सेंट मौजोलियम की ओर ड्राइव करता हूँ। मैदान पहले से ही विजिटर से भरे हुए हैं जो एक दिन पहले ही श्रद्धांजलि देने आए। फूल और प्रसाद विशाल जगह के हर कोने में भरे हुए। आप सभी का धन्यवाद जो मेरे मास्टर को सम्मान देने आए। देर हो रही है, कृपया अब अपने घर जाएं। जैसे ही मैं ये शब्द कहता हूँ, ओल्ड जेन मैदान खाली कराना शुरू कर देता है। कुछ ही पलों में एक बार हलचल भरा मकबरा पूरी तरह से शांत और स्थिर हो जाता है। मैं काले और सफेद फोटोग्राफ के सामने खड़ा होता हूँ और 3 बार झुकता हूँ। मास्टर, मैं आपसे मिलने आया हूँ। जहां तक लूना की बात है, मैंने इन 3 सालों में वो सब किया जो मैं कर सकता था। अब 3 साल का पैक्ट खत्म हो गया है। मैं अब उसकी देखभाल नहीं करूंगा क्योंकि आगे भी ऐसा करना केवल उसे नुकसान पहुंचाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे कि कल जो होता है वह एक तरह से मेरी तरफ से उसे दिया गया आखिरी सबक है। यह उसे तोड़ सकता है या बचा सकता है, लेकिन जो भी नतीजा हो, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे दोष नहीं देंगे। मैं 3 बार और झुकता हूँ, फिर चुपचाप खड़ा होता हूँ, उस दयालु और सौम्य चेहरे को घूरता हूँ। मैं उस दिन अपने मास्टर की आंखों में देखी गई उस झलक के बारे में सोचता हूँ जब वो इस दुनिया से गए थे। वो आदमी जिसे दुनिया एक अजैब और सेंट कहती थी, उसके आखिरी पल में उसकी आंखों में मौजूद वो आखिरी रोशनी अपनी बेटी की चिंता के अलावा और कुछ नहीं थी। साउथ ईस्ट मार्शल यूनिवर्सिटी में वापस एक ट्रेनिंग रूम के अंदर काले फ्रेम वाले चश्मे पहने एक युवा असिस्टेंट दरवाजा तोड़ता है और नोवा की तरफ एक फोन धकेलता है। मिस नोवा अपने चेहरे से पसीना पोंछती है और जिज्ञासा के साथ फोन लेती है। उसकी आंखें स्क्रीन के ऊपर हेडलाइन पर जम जाती है। उस पर लिखा था, लूना प्रेग्नेंट है, कल वॉर सेंट लिन की पुण्यतिथि पर जेन सार्वजनिक रूप से प्रपोज करेगा। पूरे कई सेकंड के लिए नोवा का खूबसूरत चेहरा तूफान की तरह काला हो जाता है। मास्टर लिन के 3 शिष्य थे, नोवा और मैं और लूना। नोवा और मैं हमेशा बचपन के प्यार के रूप में देखे जाते थे। सब मानते थे कि हम एक कपल है, लेकिन जिस पल मैंने लूना के लिए बिना किसी लिमिट के सिम करना शुरू किया, नोवा और मैं अलग हो गए। जब तक कि हम अजनबी नहीं बन गए, फिर भी यह हेडलाइन नोवा की मर्यादा के हर आखिरी टुकड़े को तोड़ देती है। कल मास्टर की पुण्यतिथि है। इन दोनों का ऐसा कुछ करना मास्टर का पूरा अपमान है। नोवा इसे स्वीकार नहीं कर सकती। वो वेपन स्टोरेज रूम में घुसती है और एक बड़ा क्लीवर सेक्शन असेंबल करना शुरू करती है। कुछ ही समय में उसके पास एक ब्लेड है जिसका हैंडल लगभग 4 मीटर लंबा है। फिर नोवा उस 4 मीटर के क्लीवर को अपने कंधे पर उठाती है और अंडरग्राउंड पार्किंग गैरेज में चार्ज करती है। वह उस बड़े ब्लेड को एक स्पोर्ट्स कार के ऊपर रखती है। एक टैंक की तरह बनी एक गाड़ी पूरी स्पीड से गैरेज से बाहर निकलती है। कुछ ही पलों में नोवा उस 4 मीटर के क्लीवर को लेकर आती है, पूरी तरह से गुस्से से भरी हुई, और सीधे मकबरे के मैदान में घुस जाती है। वो मकबरे के पास पहुंचती है और मुझे बिल्कुल वैसे ही खड़ा पाती है जैसे उसने उम्मीद की थी। बहुत दिनों बाद मिले नोवा 4 मीटर दूर खड़ी होकर नोवा एक हाथ में उस बड़े क्लीवर को पकड़ती है और इसे एक ही शक्तिशाली चाप में घुमाती। चिल्लाती हवा पूरी तरह से खामोश कर जाती है। ब्लेड मेरे गले पर सपाट दबा हुआ आकर रुकता है। क्या तेरा दिमाग कचरे से भरा है? तुझे पता है कि लोग वहां तेरे बारे में और लू फैमिली के बारे में क्या कह रहे हैं? नोवा वाकई में समझ नहीं पा रही है। लू फैमिली के पुरुष वही हैं जिन्हें बाकी सब आइडलाइज करते हैं और उनके पीछे पागल होते हैं। वे साउथ ईस्ट रीजन के हर युद्ध के मैदान पर राज करते हैं। उनका खून मानवता के हर इंच जमीन पर बहाया गया है जहां कभी इंसान ने पैर रखा है। यहाँ तक कि कैपिटल के सबसे पावरफुल कबीले भी लू फैमिली के सामने अहंकारी बनने की हिम्मत नहीं करते। और फिर भी इस विशाल अजय कबीले से मेरे जैसा एक सिंप निकला। नोवा की आंखें निराशा से भर जाती है। एक पल बाद वह निराशा दृढ़ संकल्प में बदल जाती है। तू और लूना जो भी करते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम दोनों में से किसी ने भी कल मास्टर के मेमोरियल पर कोई सीन क्रिएट करने की हिम्मत की तो मैं इस ब्लेड से तुम दोनों के सिर काट दूंगी। लॉर्ड शान कबीले के प्रमुख की सीट पर बैठता है। उसकी नजर बर्फ की तरह ठंडी है। वो अपने पैरों पर खड़ा होता है और एक ही पाम स्ट्राइक उसकी कस्टम अलॉय कुर्सी को तोड़ डालती है। मैं उस बेपरवाह लड़के का सिर खुद काट दूंगा। वो अपनी नजर पूरे कमरे में घुमाता है और बोलता है, एल्डर्स निश्चिंत रहें, मैं लॉर्ड शान इस शादी का पूरी तरह से विरोध करता हूँ। अगर वो बेपरवाह लड़का आगे बढ़ने की जिद करता है और हमारे कबीले को अपूरणीय क्षति पहुंचाता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसे युवा लॉर्ड के पद से हटा दूंगा या उसे स्टार लॉक टावर के अंदर सील कर दूंगा और उसकी कल्टीवेशन नष्ट कर दूंगा। कबीले के महान हॉल के अंदर लू फैमिली का हर सीनियर मेंबर पिछले से भी काले एक्सप्रेशन में है। लॉर्ड शान की व्यक्तिगत गारंटी सुनकर वे थोड़ा आराम करते हैं। ये दमित तनाव कुछ समय तक खींचता है। इससे पहले कि लॉर्ड शान की उम्र का एक मिडिल एज आदमी अंत में बोलता है, ओल्ड लिन एक आदमी था जो सम्मान का हर कतरा डिजर्व करता था। उसने स्टारगेट के लिए हर आखिरी बूंद बहाई। भले ही लिन फैमिली गिर गई हो, हमारी लू फैमिली लोगों को उनके स्टेटस से नहीं आंकती और उनके साथ वैवाहिक गठबंधन स्वीकार्य हो। लेकिन कैसे वॉर सेंट की लूना जैसी बेटी हुई, कितना दुर्भाग्य है। दूसरा एल्डर आ भरता है। चलो ये सब अलग रखते, कल वॉर सेंट लिन का मेमोरियल है, हम जा रहे हैं या नहीं? इस पर बाकी सीनियर मेंबर सब अपनी आंखें लॉर्ड शान की तरफ घुमाते हैं। न सिर्फ हम जा रहे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से श्रद्धांजलि देने पहुंचूंगा और अगर वो बेपरवाह लड़का कोई सीन क्रिएट करने की हिम्मत करता है तो मैं लॉर्ड शान उसे मौके पर ही काट दूंगा। कोई दया नहीं। ये देखकर कि लॉर्ड शान वाकई गुस्से में है। एल्डर्स कुछ नहीं कहते। फिर पहला एल्डर बोलता है, जेन की बाई फैमिली की लड़की से सगाई का क्या? बाई फैमिली के कुछ सीनियर मेंबर शुरू से ही जेन का दृढ़ता से विरोध कर रहे हैं। अब जब ये स्कैंडल सामने आया है वो लोग फिर से परेशानी खड़ी कर सकते हैं। वे सगाई तोड़ने भी आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते। कमरा फिर से शांत हो जाता है। कुछ समय पहले लू फैमिली के एल्डर्स ने अभी अभी मेरी सगाई फाइनल की थी। दूसरी पार्टी पूर्वी क्षेत्र के बाई फैमिली हेड की बेटी एवा थी। बाई फैमिली पूर्वी क्षेत्र का टॉप मार्शल कबीला है और पूर्वी स्टारगेट की रखवाली करता है। इसके ऊपर एवा के पास सबसे दुर्लभ ट्रिपल एस ग्रेड प्रतिभा है जो मौजूद है। मुझसे शादी करना वास्तव में उससे नीचे शादी करने जैसा होगा। इस
वजह से बाई फैमिली के कई सीनियर मेंबर्स ने दृढ़ता से आपत्ति जताई, लेकिन बाई फैमिली हेड ने उन सबको खारिज कर दिया और सहमत हो गए। लॉर्ड शान अपनी नाक के पुल को दबाता है, थका हुआ। अगर ये टूट जाता है तो टूट जाता है, अगर बाई फैमिली सगाई तोड़ने आती है तो उन्हें आने दो, सब लोग शांत रहे, मैं इसे संभाल लूंगा। उसी समय बाई फैमिली के मीटिंग हॉल के अंदर सीनियर मेंबर्स का एक समूह इकट्ठा हो गया। चलो चलो एवा, अंकल हाउ तुझे उस लू फैमिली के सिंप को खुद को बेवकूफ बनाते हुए देखने ले जा रहा है। और कौन आना चाहता है? पूरी बाई फैमिली सीनियर लीडरशिप को छुट्टी दे दी गई है। सब मेरे साथ वॉर सेंट्स मेमोरियल पर चलो। अंकल हाउ का चौड़ा ताकतवर फ्रेम कमरे में भर जाता है और उसकी गड़गड़ाहट वाली हंसी शहर के ऊपर आसमान को हिला देती है। वह एवा का हाथ पकड़ता है और दरवाजे की ओर बढ़ता है। बाई फैमिली के बुजुर्गों की भीड़ जो लू एंगेजमेंट का विरोध करते हैं, सब जोर से हंसते हैं और अंकल के पीछे भागते हैं, मुझे खुद को अपमानित करते देखने के लिए बेताब। एवा हिलती नहीं है। वह अपने पिता लॉर्ड बाई की तरफ मुड़कर देखती है। लॉर्ड बाई अपने एक्साइटेड बड़े भाई को देखता है और सिर्फ साइलेंटली सांस लेता है। उसने कहा जो करना है करो, लेकिन भाई जब तुम वहां पहुंचो तो लाइन पार मत करना और ब्रोकन एंगेजमेंट का टॉपिक मत निकालना। अंकल हाउ जोर से हंसता है। चल यार, वॉर सेंट्स मेमोरियल है, मुझे पता है लाइन कहाँ है, मैं बस एवा को साथ ले जा रहा हूँ शो देखने। और जहां तक ब्रोकन एंगेजमेंट की बात है, वो मेरी भतीजी का मामला है, मैं उसे फेस टू फेस संभालूंगा। इतना कहकर अंकल हाउ एवा को हाथ पकड़कर हॉल से बाहर ले जाता है और सीनियर मेंबर्स की पूरी भीड़ उसके पीछे सीधे वॉर सेंट्स मेमोरियल ग्राउंड की तरफ निकल जाती है। ओल्ड जंग हेडलाइंस को घूरता है और उसकी खोपड़ी में सिहरन दौड़ जाती है। वह ऊपर मेरी तरफ देखता है। यंग लॉर्ड, पब्लिक का रिएक्शन अभी लू फैमिली के खिलाफ बहुत हॉस्टाइल है। मैं मास्टर लिन की कब्र के सामने खड़ा हूँ, एकदम कैलम। ये सब एक्सपेक्टेड था। जब साउथ ईस्ट रीजन की टॉप क्लेन का यंग लॉर्ड ऐसा स्टंट करता है तो जो भी पब्लिक अपराध हो उसे मुझे सरप्राइज नहीं होता। ओल्ड जंग ने पूछा, यंग लॉर्ड क्या तुम सच में कुछ नहीं करोगे? और क्या तुम कल लूना को प्रपोज करने जा रहे हो? मैं मुस्कुराया, तुम ओवरथिंक कर रहे हो। मैं लूना को कैसे प्रपोज कर सकता हूँ? ओल्ड जेन, तुम्हारे लिए एक काम है, अपने सभी कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल करो। 3 दिन के अंदर मुझे जानना है कि लूना के बच्चे का पिता कौन है। उसने कहा, अंडरस्टूड, मैं अभी शुरू करता हूँ। मैं ओल्ड जंग को जाते देखता हूँ, फिर अपनी नजर वापस कब्र के पत्थर पर डालता हूँ। मैंने ओल्ड जंग को लूना की प्रेगनेंसी की जांच करने भेजा। इसका लूना से कोई लेना देना नहीं है। ये उस समय से जुड़ा है जब मेरे मास्टर का देहांत हुआ था। उन्होंने मेरे पास कुछ चीजें छोड़ी थी, लेकिन वो लेगेसी नहीं है और वो मेरे लिए नहीं थी। मैं बस एक टेम्पररी गार्जियन हूँ। उन्हें खोलने की चाबी उन लोगों का इंतजार कर रही है जो उन्हें पाने के लिए डेस्टिनेशन है। इस बारे में सालों से अफवाहें फैल रही है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो मास्टर लिन का लेफ्ट बिहाइंड लेगेसी है, तो मुझे शक है कि किसी ने पहले ही उस लेगेसी पर नजर डाल ली है और लूना को मेरे खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ देर बाद ओल्ड जेन वापस आता है। यंग लॉर्ड, प्रेगनेंसी के पीछे बैकग्राउंड में जो फैमिली का विक्टर जो होने का शक है, लेकिन कंफर्म होने में और टाइम लगेगा। मैंने कहा, इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, उसे क्लोजली मॉनिटर करो। रात की हवा ब्लेड की तरह काटती है, ठंडी और अकेली। मैं मास्टर लिन की कब्र के सामने खड़ा रहता हूँ, बिना कोई जाने का इरादा। मैं यहाँ डॉन होने तक खड़ा रहने का प्लान करता हूँ, सिस्टम रिवॉर्ड्स का इंतजार करते हुए। जैसे जैसे पल करीब आता है, भले ही मैंने मेंटली खुद को तैयार कर लिया था, मेरा दिल तेज धड़कने लगता है। आखिरकार मैंने 3 साल तक एस का नाम अपने माथे पर ढोया था। जो बजने वाला है वो सिर्फ सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं है, वो रीढ़ है जो बहुत लंबे समय से झुकी हुई थी, आखिरकार सीधी हो रही है। फिर ठीक मिडनाइट होते ही सिस्टम का चाइम टाइम पर बजता है। कंग्रेचुलेशंस प्लेयर, 3 साल का सिंपैक्ट खत्म हो गया है। पैक्ट के बाद पहला दिन तुम्हें कॉम्बैट ऑरा मिली है, द काओस लोटस सीड। जैसे ही मैं रिवॉर्ड देखता हूँ, मेरे चेहरे पर वाइल्ड जॉय फैल जाता है। मिथकों के मुताबिक जब कोई मार्शल प्रैक्टिशनर अपने कल्टीवेशन के किसी फील्ड को पीक पर पहुंचाता है तो एक कॉम्बैट ऑरा मैनिफेस्ट होती है। ये ऑरा दुश्मनों को डगमगा सकती है। ये सच्ची पावर और टैलेंट की निशानी है। मेरा मार्शल टैलेंट रेटिंग हमेशा ग्रेड ए रही थी और सिस्टम अभी एक्टिवेट हुआ है, फिर भी इसने मेरी टैलेंट प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व कर दी है। अगले ही पल मेरे दिमाग में एक केओटिक स्टॉर्म फूटता है। दिमाग में एक फाड़ने वाला दर्द धमाका करता है, लेकिन दर्द आता भी है और जल्दी ही चला जाता है। ठीक 3 सेकंड बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उस इंस्टेंट में मैं पाता हूँ कि मेरे दिमाग के अंदर एक केओस रियलम दिखाई दिया है। यह हथेली से बड़ा नहीं है और इसके सेंटर में एक सिंगल लोट्स बिल्कुल स्टिलनेस में तैरता है। सिस्टम फिर से बचता है। रिवॉर्ड लेवल 1 स्टार से 8 स्टार तक रैंक किया जाता है। 8 स्टार सबसे हाई होता है। हर दिन प्लेयर ऑटोमेटिकली एक रैंडम रिवॉर्ड पाता है। काओस लोटस सीड एक 8 स्टार रेयर रिवॉर्ड है। मैं अपनी आंखों में दौड़ती खुशी को रोक नहीं सकता। लेंसिंग भर में 100 से अधिक कॉम्बैट ऑरा ऑफिशियली रिकॉर्ड की गई है। यह विशेष ऑरा उन रिकॉर्ड्स में से किसी में नहीं है, लेकिन अगर सिस्टम इसे मैक्सिमम 8 स्टार रेट करता है तो ये कैसे लो टायर हो सकता है। डे 1 पर एक टॉप टायर कॉम्बैट ऑरा, अब से आगे यह ओनली आसान होता जाता है। ये सोचते हुए मुझे अचानक लगता है कि उन 3 सालों में मैंने जो भी कष्ट झेला वह इसके लायक था। मैं सोचता हूँ कि अब मेरा टैलेंट लेवल क्या है। एक शक्तिशाली कॉम्बैट ऑरा सिर्फ बैटल में अल्टीमेट पावर फ्लेक्स नहीं है, इसका बड़ा उद्देश्य उस व्यक्ति के टैलेंट और पोटेंशियल को ट्रांसफॉर्म करना है। सरफेस पर मैं अब भी ग्रेड ए टैलेंट दिखता हूँ, लेकिन अब जब मेरे पास काओस लोटस सीड है तो कौन कह सकता है। पहले मैं हर दिन लूना के पीछे भागता था, उसके ऊपर मेरी कल्टीवेशन सीरियस नहीं थी, इसलिए लू फैमिली के पूरे रिसोर्सेज के बावजूद मैं सिर्फ लेट स्टेज टूपर हूँ, जो ग्रेड ए टैलेंट के एवरेज तक भी नहीं पहुंचता। मेरे विचार तेज होते हैं और मैं टेस्ट करने का फैसला करता हूँ कि क्या मेरा टैलेंट बदला है। कुछ ही पलों में मैं मेमोरी से एक क्यूई ब्लड कल्टीवेशन मेथड लोकेट करता हूँ और चैनलाइज करता हूँ। मास्टरी इंस्टेंट में मिल जाती है। मेरे पीछे बमुश्किल दिखते हुए एक लोटस उभरने लगता है, उसकी कली बंद होती है, एक मिस्टीरियस एनर्जी रेडिएट करती है। अगर कोई मुझे अभी देख रहा होता तो वे हैरान रह जाते, क्योंकि जैसे जैसे लोटस उठता है उसके चारों ओर की स्पेस वॉर्प और ट्विस्ट होती है और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खुद केओस के अंदर खड़ा हूं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि लोटस के चारों ओर फायरफ्लाइज जैसे प्रकाश के छोटे छोटे पॉइंट्स हर दिशा से बिना रुके बहते आते हैं, मेरे शरीर में समा जाते हैं। मेरे अंदर कुछ जलते हुए भट्टी की तरह गरजता है। आधे घंटे से भी कम समय में मैं स्टेज 3 में ब्रेक थ्रू करता हूँ, एक इंस्टेंट में, और फिर भी प्रकाश के पॉइंट्स बिना अंत के बहते रहते हैं। स्टेडली
मेरी कल्टीवेशन को ऊपर चला रहे हैं। बिना महसूस किए पूरी रात निकल जाती है। मेरी कल्टीवेशन ने एक सिंगल क्लीन लीप फॉरवर्ड बनाया है। पूरी तरह कंसोलिडेटेड लेट स्टेज 3 पर डॉन ब्रेक होता है। आसमान में आखिरकार रोशनी फैलती है। ड्रैगन किंगडम भर में अनगिनत मार्शल क्लैंस और मार्शल पावर्स और आम लोगों की भीड़ हर प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन लेकर एक ही डेस्टिनेशन की ओर हर कोने से बहती है। इस दिन शिंग सिटी एनर्जी से जीवित है। सुबह जल्दी वॉर सेंट लिन्स मौसोलियम के गेट खोल दिए जाते हैं। एल्डर नोम लिन फैमिली हेड एक साफ सुथरे व्हाइट फॉर्मल सूट पहनकर अंदर आता है। उसके पीछे लिन फैमिली के कोर मेंबर्स आते हैं। लूना उनमें शामिल है, एल्डर नोम के करीब चलती हुई। एल्डर नोम पीछे मुड़कर लूना को एक चिंतित नजर से देखता है। लूना, क्या कल रात तुमने जो डिमांड्स लिस्ट बनाई थी वो थोड़ी ज्यादा नहीं है? क्या लू फैमिली वास्तव में सहमत होगी? लूना हंसकर कहती है, हम क्या लू फैमिली सहमत होगी या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, जब तक जेन सहमत है बस काफी है। इन सालों में मैंने जो भी मांगा, जब भी लू फैमिली ने जोरदार ऑब्जेक्शन किया, जेन ने हमेशा मेरे लिए वो कर दिया। एल्डर नोम ये सुनकर धीरे धीरे सिर हिलाता है। पहले मेरे द्वारा किए गए सब कुछ याद करके उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा वापस आता है। जब से मास्टर लिन गिरे, लिन फैमिली ने अपना स्तंभ खो दिया और पूरी तरह ढह गई। टॉप टायर मार्शल क्लेन से सीधे थर्ड रेट तक गिर गई। लेकिन जब से ये सिंप दिखा, कल्टीवेशन रिसोर्सेज हर दिशा से लिन फैमिली में बहने लगे। सिंगल हैंडेडली लिन फैमिली को थर्ड रेट से सेकंड रेट तक उठा दिया। इसके बिना एल्डर नोम का लेवल 7वें रैंक के ग्रैंड मास्टर के रूप में मुश्किल से क्लैन को थर्ड रेट पर रोक सकता था। वह उसकी लिमिट। फिर भी लू फैमिली द्वारा प्रदान की गई हर चीज को जेब में डालते हुए एल्डर नोम के मन में मेरे लिए कंटेम्प्ट के अलावा कुछ नहीं है। वापस कब्र के पत्थर पर मैं धीरे धीरे जागता हूँ। कल्टीवेशन की पूरी रात मुझे सिर्फ एक सांस के समान लगती है। जब मैं अपने करंट लेवल को चेक करता हूँ तो मैं खुद भी हल्का सरप्राइज होता हूँ। लेट स्टेज 2 से लेट स्टेज 3 तक उछलना सिर्फ एक रैंक है, लेकिन ट्रिपल एस ग्रेड टैलेंट वाला कोई भी व्यक्ति टॉप टायर रिसोर्सेज के साथ भी इतनी तेजी से ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता था। ऐसा लगता है कि काओस लोटस सीड कॉम्बैट ऑरा ने मुझे ऐसा टैलेंट दिया है जो मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा डरावना है। फिर मैं देखता हूँ कि लूना आ रही है। वह चिल्लाती है, चलो मेहमानों का स्वागत करने में मदद करो। फिर मुड़कर एंट्रेंस की ओर चल देती है। जब हम मौसोलियम के गेट पर पहुंचते हैं तो नोवा पहले से ही मेहमानों का स्वागत कर रहा है, लेकिन लूना का दिल छोड़ जाता है क्योंकि नोवा के पैरों में एक चमकता हुआ 4 मीटर लंबा क्लीवर पड़ा है। जैसे जैसे समय बीतता है मौसोलियम अंदर और बाहर हर इंच तक भर जाता है। वॉर सेंट की रेपुटेशन और लिगेसी खुद बोलती है। मरने के बाद भी लोग याद करते हैं कि उन्होंने मानवता को क्या दिया। मैं सोच रहा हूँ कि क्या लू फैमिली का यंग लॉर्ड सच में आज वॉर सेंट की बेटी को प्रपोज करने वाला है। इस सीन को देखते हुए मेहमान आपस में गपशप करते हैं और बातचीत अनिवार्य रूप से मेरी तरफ मुड़ जाती है। आखिरकार यह स्टोरी बहुत बड़ी हो गई है और यह बिना किसी संदेह के साल का सबसे रिडिक्यूल्स ड्रामा है। भीड़ में एक अचानक चीख थंडर की तरह फूटती है। लू फैमिली आ गई है। अनगिनत आंखें मौसोलियम के एंट्रेंस पर टिक जाती है। मेरे पिता लॉर्ड शान 2 आदमियों के साथ अंदर आते हैं। पहला एल्डर और दूसरा एल्डर मेरे 2 बड़े अंकल। लॉर्ड शान ड्रैगन किंगडम के 10 वॉर सेंट्स में से एक है। लू फैमिली के दूसरे 2 वॉर सेंट्स परमानेंटली स्टारगेट और एबिस पर तैनात रहते हैं। पहला एल्डर और दूसरा एल्डर दोनों 8वें रैंक के गोल्डन बॉडी ग्रैंड मास्टर है। लू फैमिली एक वॉर सेंट और 2 गोल्डन बॉडी ग्रैंड मास्टर के साथ आई है। उन्होंने लिन फैमिली को जितना फेस दिया उससे कहीं ज्यादा दिया। लॉर्ड शॉन के कब्र के सामने झुकने के बाद उसकी आंखें सीधे मुझ पर पड़ती है और मेरी नसें तुरंत स्पाइक हो जाती है। मैं उससे निकलने वाले किलिंग इंटेंट को महसूस कर सकता हूँ। ये एक ऐसे पिता के स्पष्ट स्वाद के साथ आता है जो अपने बेटे से खुद डील करने को तैयार है। फिर लॉर्ड शान एल्डर नोम की तरफ मुड़ता है। लिन फैमिली के वॉर सेंट ने अकेले वेस्ट गेट को थामे रखा था। लू फैमिली के रिइंफोर्समेंट्स के आने के लिए समय खरीदा था। अगर साउथ ईस्ट रीजन का वेस्ट गेट गिर जाता तो साउथ ईस्ट रीजन के 3 अरब लोग धूल में मिल जाते। मास्टर लिन ने ड्रैगन किंगडम के लिए, मानवता के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। ये गोल्डन बॉडी मैरो एलिक्सिर लिन फैमिली को एक उपहार है। उम्मीद है कि यह लिन फैमिली को फिर से उठने में मदद करेगा। लॉर्ड शान के हाथ की लहर के साथ गोल्डन बॉडी मैरो एलिक्सिर की एक बोतल दिखाई देती है। भले ही लिन फैमिली के हालिया व्यवहार ने उसे गहरा निराश किया, फिर भी बुनियादी सम्मान दिखाना होगा। जैसे ही भीड़ सुनती है कि लू फैमिली क्या लाई है, पूरी जगह धमाका कर देती है। गोल्डन बॉडी मैरो एलिक्सिर की पूरी बोतल एक सिंगल 8वें रैंक के गोल्डन बॉडी वॉरियर को बनाने के लिए पर्याप्त है। सच में लू फैमिली क्या जेस्चर है। एल्डर नोम एक पल के लिए फ्रीज होता है, फिर उत्साह उसके चेहरे पर बाढ़ लाता है। गोल्डन बॉडी मैरो एलिक्सिर, मैं अभी 7वें रैंक का ग्रैंड मास्टर हूँ। क्या यह बोतल ठीक वही नहीं हो सकती जो मुझे 8वें रैंक में ब्रेक थ्रू करने के लिए चाहिए? लूना यह सुनती है और वह भी फ्रीज हो जाती है। लू फैमिली वास्तव में स्मारक समारोह में इतनी कीमती चीज लेकर आई, उसने ये उम्मीद नहीं की थी। फिर लूना को अचानक एहसास होता है, ये जरूर होगा क्योंकि लॉर्ड शान जानता है कि जेन आज मुझे प्रपोज करने वाला है, इसलिए वो खुद दिखा और एक गिफ्ट लाया। वह पहले से ही मुझे अपनी बहू की तरह ट्रीट कर रहा है। इस विचार पर लूना का कॉन्फिडेंस स्काईरॉकेट होता है और एक और विचार आता है, मुझे अपनी डिमांड्स की लिस्ट रिवाइज करनी होगी। अगर वे गोल्डन बॉडी मैरो एलिक्सिर को ऐसे बांट रहे हैं तो लू फैमिली मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा अमीर है। एल्डर नोम और लूना को पूरी तरह आउट ऑफ डेप्थ देखते हुए लॉर्ड शान एंगेज होने की जहमत नहीं उठाता। वह औपचारिकताएं खत्म करता है और गेस्ट एरिया में वापस चला जाता है। ठीक उसी समय एक युवा आदमी ब्लैक फार्मल सूट में अंदर आता है। यह विक्टर जो फैमिली साउथ ईस्ट रीजन की दूसरी रैंक की मार्शल क्लेन है और क्षेत्र की टॉप फाइनेंशियल पावर भी है, जबकि लू फैमिली मार्शल कॉम्बैट की निर्विवाद राजा है। जो फैमिली ने अपने बिजनेस इंटरेस्ट को साउथ ईस्ट रीजन के हर कोने में लगाया है, उन्हें वेल्थ में निर्विवाद नंबर 1 बना दिया है। अब जब साउथ ईस्ट रीजन की दूसरी रैंक की क्लैन आ गई है तो भीड़ की सारी आंखें उनकी तरफ स्नैप हो जाती है और शोर फिर से बढ़ जाता है। हर कोई अपना ध्यान इस ओर भी मोड़ता है कि जो फैमिली क्या लाई है। जैसा कि सब जानते हैं, जो फैमिली और लू फैमिली के बीच हमेशा प्रतिद्वंदिता रही है, सेकंड प्लेस पर बैठा कौन खुश रहा है। ये गोल्डन जिनसिंग मैरो एलिक्सिर की 2 बोतलें हैं, कृपया स्वीकार करें। लिन फैमिली के हेड विक्टर जो हाथ हिलाता है और एक नौकर उसके पीछे से 2 बोतल एलिक्सिर लेकर आगे बढ़ता है। भीड़ गर्जना करती है। न केवल जो फैमिली उसी प्रकार का उपहार लेकर आई बल्कि डबल अमाउंट लाई। संदेश स्पष्ट है, यह एक डायरेक्ट चैलेंज है। जो फैमिली सच में जो फैमिली है, गहरी जेबें और कोई शर्म नहीं। इस समय तक एल्डर नोम अपने
उत्साह को रोक नहीं पा रहा है। उसका चेहरा लिटरली चमक रहा है। विक्टर जो कब्र के पास जाता है, अपना झुकाव पूरा करता है, लूना पर एक नजर डालता है, फिर अपनी नजर मुझ पर टिकाता है। आज तुम्हें एक सफल प्रपोजल की शुभकामनाएं। विक्टर जो अपना हाथ बढ़ाता है, पूर्ण ईमानदारी के भाव के साथ मेरी तरफ देखता है। भीड़ एक तीखी सामूहिक सांस लेती है। माहौल तुरंत कई डिग्री गिर जाता है, क्योंकि लॉर्ड शान का चेहरा सभी को दिखाई देने वाला गहरा हो गया है। हर कोई अपनी सांस रोकता है, हर आंख मुझ पर लॉक हो जाती है। मैं एक हल्का सा स्माइल देता हूँ। थैंक यू मैं करूंगा। मैं आगे बढ़ता हूँ और विक्टर जो का हाथ हिलाता हूँ। उस पल में भीड़ में हर कोई इसे महसूस करता है। लॉर्ड शान से किलिंग इंटेंट की लहर उठती है। मुझे इतना शांत और कंपोज देखकर विक्टर जो हल्का सरप्राइज होता है, वो नहीं जानता कि क्यों, लेकिन मेरे बारे में कुछ पहले से अलग लगता है। हैंडशेक जल्दी शुरू होता है और विक्टर जो गेस्ट एरिया में वापस चला जाता है। एक एक करके प्रमुख क्लैंस और पावर्स आगे बढ़कर सम्मान देते हैं। 3 घंटे बाद औपचारिक कार्रवाई अंततः समाप्त होती है, लेकिन एक अजीब तनाव हवा में कभी नहीं जाता। जमीन पर एक तूफान के इंतजार की तरह लटका रहता है। जैसे ही समारोह भीड़ के जाने से पहले समाप्त होता है, एल्डर नोम आगे बढ़ता है। वो एक गहरी सांस लेता है और चौड़ा स्माइल करता है। प्रतिष्ठित मेहमानों, कृपया अभी तक न जाएं। वॉर सेंट लिन की स्मृति के इस दिन एक और मामला घोषित करना है। और वो मामला क्या है? मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोग पहले ही सुन चुके हैं। वह एक गर्वित स्माइल देता है और मेरी और लूना की तरफ नजर डालता है। जैसे ही वे शब्द जमीन पर गिरते हैं, भीड़ में हर व्यक्ति ध्यान से तेज हो जाता है। बातचीत तुरंत गायब हो जाती है। हर प्रमुख मीडिया आउटलेट का हर कैमरा फ्रेंटिकली रिपोजिशन करने के लिए झूलता है। सभी एक बार में लूना और मुझ पर लॉक हो जाते हैं। हम हर चीज का केंद्र बन जाते हैं। लूना एल्डर नोम की आंखों को पकड़ती है, एक जानकार स्माइल देती है और आगे बढ़ती है। जिन, मैंने पूरी रात इस बारे में सोचा और मैं तुम्हारा प्रपोजल स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं ऐसी लड़की हूँ जो चीजों को सिंपल रखती हूँ, इसलिए मेरे डिमांड्स मॉडेस्ट हैं। लूना मास्टर लिन की कब्र पर एक नजर डालती है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी इमोशन दिखती है। जिन, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक वादा चाहिए। इस खास दिन पर इन सब गवाहों के सामने, मेरे पिता के सामने कल मैंने जो कुछ भी बोला था, उसके अलावा शादी के बाद तुम्हें लिन फैमिली को पूरा सपोर्ट देना हो। और हाँ, मैंने एक ब्राइड प्राइस लिस्ट भी बनाई है। यह मेरी सिक्योरिटी है। मुझे उम्मीद है तुम मान जाओगी। आखिरकार एक लड़की जब नए परिवार में जाती है तो उसे सेफ महसूस करने की जरूरत होती है, और मैं एक बच्चे को लेकर जा रही। जैसे ही वो शब्द जमीन पर गिरते हैं, भीड़ में हर कोई साइलेंट हो जाता है। कुछ तो गहरा गड़बड़ है। वो बच्चा जो वो लेकर चल रही है, वो जेन का नहीं है, और वो इसे बार बार उठा रही है। ब्राइड प्राइस के लिए लीवरेज की तरह इस्तेमाल कर रही है। किसने उसे इतनी नर्व्स दी? लूना को अपने ऊपर पूरा भरोसा है। उसकी आंखों में एक झलक कंटेम्प्ट की आती है। वो अपने दिमाग में ब्राइड प्राइस लिस्ट दोहराती है। ये सिंप इतना बोरिंग है, मैं चाहे कुछ भी कहूं वो तुरंत मान जाता है। बिल्कुल स्पाइनलेस। ध्यान से सुनो, मेरे पिता मानवता के लिए कैलामिटी से लड़ते हुए मरे। मुझे साउथ ईस्ट रीजन में एबिस के नीचे एक एनर्जी माइन चाहिए। क्या ये बहुत ज्यादा है? मैं प्रेग्नेंट होकर तुमसे शादी कर रही हूँ, तो मुझे साउथ ईस्ट रीजन में लू फैमिली की होल्डिंग्स का 10% चाहिए। क्या ये बहुत ज्यादा है? इसके अलावा तुम्हारी शादी के बाद मैं पूरी पर्सनल फ्रीडम चाहती हूँ। तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम्हें मुझे प्यार करना होगा और संभालना हो। तुम मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकते। अगर कोई मेरे साथ बुरा करेगा तो तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब बच्चा पैदा हो और लू फैमिली के नाम पर रजिस्टर हो, तो तुम्हें बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। लूना बिना रुके लगभग 30 डिमांड्स फायर करती है। हर एक किसी परी कथा की विश जैसी लगती है। हर नई चीज पर भीड़ बेचैन हो जाती है। जब लूना आखिरकार खत्म करती है तो हर सिर मेरी तरफ मुड़ जाता है। वो मुझे पूरी तरह अनरीडेबल पाते हैं। शुरू से आखिर तक शांत। गेस्ट एरिया में कोई अपनी मुठ्ठियां इतनी जोर से पीछे बैठा है कि वो सफेद पड़ गई। वो पूरे वॉर्स एंड प्रेशर को छोड़ने और इस जगह के हर आखिरी दर्शक को मिटा देने की इच्छा से लड़ रही है। नोवा का 4 मीटर का क्लीवर कहीं से निकलकर उसकी पकड़ में आ जाता है, उसकी ग्रिप के जोर से चरमराता हुआ। जेन, तुम्हें मेरी कंडीशंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पर मौसोलियम में भीड़ पूरी तरह पागल हो जाती है। पूरी जगह अफरा तफरी मच जाती है। लूना की शातिराना मुस्कान और भी चौड़ी हो जाती है। लेकिन ठीक उसी पल मैं बोलता हूँ, लेकिन लूना, तू आखिर किससे शादी करवाने की कोशिश कर रही है? ऐसी लिस्ट के साथ ये ब्राइड प्राइस कुछ और ही है। नोवा का ब्लेड हवा में जम जाता है। लॉर्ड शान अपनी उंगलियां चटकाता है। भीड़ पूरी तरह स्थिर हो जाती है। लूना पलक झपकती है। जेन, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेरे मास्टर की बेटी हो, तुम मेरी जूनियर हो, तुम अब प्रेग्नेंट हो। अगर तुम सच में कोई इंप्रेसिव इंसान ढूंढ सको जो आगे आकर ये डील ले, तो तुम्हारे सीनियर होने के नाते मैं सच में तुम्हारे लिए खुश हूँ। लूना का चेहरा आयरन ग्रे हो जाता है। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। जैन, मैं तुझे वार्न कर रही हूँ, मेरे साथ ऐसे मजाक मत कर। मैं तुझे एक और मौका दे रही, अपनी बात वापस ले ले, वरना मैं तुझसे हमेशा के लिए खत्म हूँ। मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ। मुझे सीधे तौर पर कहने दे, मेरा तुझसे शादी करने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही वो शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं, भीड़ में हलचल मच जाती है। लूना और पूरी लिन फैमिली गुस्से से पीली पड़ जाती है। एल्डर नोम का चेहरा खूनी है। वो मुझे घूरता है। जेन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बेइज्जत हो सकते हो, और मैं सोच रहा था कि लूना की पूरी जिंदगी तुम्हें सौंप दूंगा। मैं अब घोषणा करता हूँ कि तुमने लूना से शादी करने का कोई भी मौका पूरी तरह और हमेशा के लिए खो दिया है। इसके अलावा चूंकि तुम पीछे हट रहे हो, लिन फैमिली का नुकसान तुम्हें भरना होगा। इतनी पब्लिकली अपनी बात तोड़ना सिर्फ लिन फैमिली का अपमान नहीं है, बल्कि खुद वॉर सेंट का अपमान है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपने मास्टर की कब्र के सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। इसके अलावा लूना ने जो ब्राइड प्राइस लिस्ट बनाई थी, उसका एक हिस्सा तुम्हें कंपेंसेशन के तौर पर देना होगा। हम लिन फैमिली के लोग रीजनेबल है, 1/3 काफी होगा, वरना मैं अपना नाम ग्रैंड मास्टर के तौर पर दांव पर लगाकर लू फैमिली के दरवाजे पर जाऊंगा। एल्डर नोम हार्ड बॉल खेल रहा है। कंपेंसेशन के बहाने ब्राइड प्राइस निकलवाने की कोशिश करो। मैं उसे ऐसे देखता हूँ जैसे कोई ऐसे इंसान को देखता है जिसने अपना दिमाग पूरी तरह खो दिया हो। मेरे मुंह के कोने पर जो मुस्कान उभर रही है, वो हर सेकंड और चौड़ी होती जाती है। एल्डर नोम को ऐसा लगता है जैसे किसी चीज ने उसके दिमाग पर सीधा वार किया। ये कैसी नजर है? जब तुम एक ग्रैंड मास्टर के सामने खड़े हो तो तुम्हें सम्मान का सबसे बुनियादी भाव भी नहीं है क्या? एल्डर नोम गुस्से से उबल रहा है। उसकी छाती फूल रही है। मैं उसकी तरफ एक धीमा, बिना जल्दबाजी का कदम बढ़ाता हूँ। ग्रैंड मास्टर का टाइटल, क्या तुझे पता भी है कि इसका असली मतलब क्या है? क्या तू इसके लायक है? ये शब्द एल्डर की नस पर चोट
चोट करते हैं। वो गुस्से से फट पड़ता है, तेरी ये बदतमीज छोटी सी हरकत। तू एक बेकार ग्रेड 1 टैलेंट का अमीर लड़का है जो खाने और खेलने के अलावा कुछ नहीं करता, और तू एक 7वें रैंक के ग्रैंड मास्टर को नीची नजर से देखने की हिम्मत करता है। बता, तो मैं कैसे लायक नहीं हूँ? अगर तू इसे कुछ रियल चीज के साथ बैकअप नहीं कर सकता, भले ही तू लू फैमिली का यंग लॉर्ड हो, मैं तेरे दरवाजे पर आकर जवाब मांगूंगा। एल्डर नोम की गुस्से भरी चुनौती का सामना करते हुए मेरा चेहरा पूरी तरह शांत रहता है। मैं धीरे धीरे और जानबूझकर बोलता हूँ, हम इस बात में भी नहीं पड़ेंगे कि तूने लूना से चुपके से मेरे लिए, लिन फैमिली के लिए कितने कल्टीवेशन रिसोर्सेज निकलवाए। लूना बाहर गई और किसी और आदमी से प्रेग्नेंट हो गई, और तेरी पहली मूव ये थी कि तू खुद से सवाल नहीं करेगा कि तू एक गार्जियन होने के नाते उसे सही तरीके से पालने में नाकाम रहा। इसके बजाय तू मुझसे, जो पूरी तरह से अलग है, घुटने टेकने और माफी मांगने की डिमांड करता है। एक ऐसा इंसान जो सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता, जिसके पास सम्मान या ईमानदारी का बुनियादी भाव नहीं है। क्या तू ग्रैंड मास्टर के टाइटल के लायक है? जैसे ही मैं खत्म करता हूँ, एल्डर नोम पूरी तरह से पागल हो जाता है। उसके शरीर से किलिंग इंटेंट फट पड़ता है। तू मौत मांग रहा है, एक लापरवाह युवा बदमाश जो ग्रैंड मास्टर को जज करने की हिम्मत करता है। आज मैं तेरे पिता की जगह तुझे सबक सिखाऊंगा। एल्डर नोम जहाँ खड़ा था वहां से गायब हो जाता है। अगले ही पल वो सीधे मेरे सामने प्रकट होता है। उसका हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसी पल एक तेज क्रैक हवा को चीरती है। एल्डर नोम का शरीर एक तोप के गोले की तरह पीछे की तरफ उछलता है, जमीन पर घिसटता हुआ। इससे पहले कि वो दूर जाए, उसके बगल में एक आकृति प्रकट होती है। ये ओल्ड जंग है। वो एल्डर नोम को जमीन से ठीक ऊपर क्षैतिज रूप से उड़ता हुआ देखता है और एक ठंडी हंसी छोड़ता है। तू अपने आप को क्या समझता है? ओल्ड जंग अपनी उंगलियां फैलाता है, एल्डर नोम को चेहरे से पकड़ता है और उसे जमीन पर पटक देता है। मैं अपनी नजर लूना पर घुमाता हूँ। कुछ सच्चाइयां हैं जो मुझे लगता है तुझे सुननी चाहिए। ये कहते हुए मैं एक मीडिया रिपोर्टर के पास जाता हूँ और माइक्रोफोन ले लेता हूँ। हर कैमरा, ऑपरेटर और पत्रकार मुझे पूरी तरह से जमे हुए घूरता है। मैं सीधा होता हूँ और बोलता हूँ, 3 साल पहले आज ही के दिन मेरे मास्टर लिन ने टारगेट पर लड़ाई खत्म की और अपने मरते हुए शरीर को वापस सतह पर घसीटा। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने मुझे एक आदेश दिया, अगले 3 सालों के लिए उनकी बेटी लूना मुझसे जो कुछ भी मांगे मुझे बिना शर्त मानना है। मैंने अपनी बात रखी। 3 साल तक मैंने इसे निभाया, और जैसा कि तुम सबने देखा, मैं वो सिम बन गया जिस पर दुनिया हंसती थी। लेकिन आज 3 साल का पैक्ट खत्म हो गया है। ये वादा यहीं खत्म होता है। मैं अब लूना का कुछ भी बकाया नहीं हूँ। जैसे ही ये शब्द जमीन पर गिरते हैं, लूना का एक्सप्रेशन पूरी तरह जम जाता है। मेरे शब्दों ने पूरी भीड़ में एक शॉकवेव भेज दी। नोवा स्थिर खड़ी है, स्तब्ध, उसका हाथ विशाल क्लीवर पर जड़ा हुआ। यहाँ तक कि लॉर्ड शान, एक वॉरसेंट, दुर्लभ अनिश्चितता के साथ पलक झपकता है, सच्चाई को समझने के लिए संघर्ष करता है। भीड़ एक पल के लिए अपनी सांस रोकती है, फिर शोर में फट पड़ती है। लूना के सिर के अंदर सब कुछ बज रहा है। वो पूरी तरह से अंधी हो गई है। जो मैंने अभी रिवील किया है नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। लूना स्थिर खड़ी है, इसे स्वीकार करने में असमर्थ। उसकी आंखें अविश्वास से भर गई है। तो फिर मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता था जेन? तूने ये सब सिर्फ शादी से पीछे हटने के लिए बनाया है। तू क्या खेल खेल रहा है? तू बस मेरी और बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। मैं एक ठंडी मुस्कान देता हूँ। मुझे ये आखिरी बार कहने दे। आज मैंने जो भी शब्द कहे हैं वो सच है। मैंने 3 साल का पैक्ट पूरा किया। इस पल से तू और मैं खत्म है लूना। ये आखिरी बार है जब मैं तुझे अपनी जूनियर बुलाऊंगा। ये कहते हुए सबकी आंखों के सामने मैं मुड़ता हूँ और मास्टर लिन की कब्र के सामने घुटने टेक देता हूँ। 3 मजबूत झुकाव, सिर जमीन तक। मास्टर, तुमने एक बार कहा था कि 3 झुकाव एक बंधन को सील करते हैं। जिस दिन तुम मुझसे मिले, तुमने मुझे अपना शिष्य बनाया। अब इन 3 झुकावों के साथ गुरु और शिष्य के बीच का बंधन पूरा हुआ। जहां तक लूना का सवाल है, मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। अब जो कुछ भी होगा वो उसे अकेले ही झेलना होगा। झुकाव खत्म होता है। मैं धीरे से अपने पैरों पर उठता हूँ, फिर कब्र को एक आखिरी गहरा झुकाव देता हूँ, इससे पहले कि मैं पूरी तरह से सीधा हो जाऊं। मेरी रीढ़ बिल्कुल सीधी। लूना मुझे घूरती है, पूरे सीन से बेसुध भीड़ में गूंजती बातचीत सुन रही है। लूना अब भी विश्वास नहीं कर पा रही। तूने सच में सिर्फ शादी से पीछे हटने के लिए अपने पिता के साथ बंधन तोड़ दिया? मैं जवाब में कुछ नहीं कहता। मेरी चुप्पी उसके अंदर एक ठंडक भेज देती है। उसका एक्सप्रेशन गुस्से से बिगड़ जाता। मुझे अब समझ आया, कल तूने प्रपोजल इसलिए एक्सेप्ट किया ताकि आज तू पीछे हटकर मुझे सबके सामने अपमानित कर सके। जेन, तू बहुत क्रूर है। चाहे कुछ भी हो, मेरे पिता 3 साल तक तेरे मास्टर थे। जिस तरह से तू मुझे अपमानित करता है, लिन फैमिली को अपमानित करता है, तू अपने आप को कैसे माफ कर सकता है? लूना लगभग चीख रही है। फुसफुसाहट और उंगलियों से घिरी लूना शर्म और गुस्से से टूट जाती है। वो मेरी तरफ दौड़ती है और मुझे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, लेकिन एक क्रशिंग प्रेशर कहीं से उस पर टूट पड़ता है। लूना सबके सामने सीधे अपने घुटनों पर गिर जाती। मास्टर लिन की कब्र के सामने जबरदस्ती नीचे झुका दिया गया। ओल्ड जेन ने अपना 8वें रैंक का गोल्डन बॉडी प्रेशर छोड़ दिया है और उसे पूरी तरह से पिन कर दिया है। लूना की आंखों की हर रोशनी बुझ जाती है, उसकी नजर खाली हो जाती है। जेन, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, भले ही तू मेरे सामने घुटने टेक दे। इस पल लूना का कंपोजर पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी आंखों से जिंदगी की आखिरी चमक भी गायब हो जाती है। मैं लूना को चीखने देता हूँ। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता। मैं एक तेज मोशन के साथ अपना हाथ उठाता हूँ और अपनी स्टोरेज रिंग से 3 चंदन के चेस निकालता हूँ। मेरे मास्टर के गिरने से पहले के दिनों में उन्होंने कुछ चीजें मेरे पास रखी थी। मेरा मानना है कि आप में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना है। जैसे ही मैं ये कहता हूँ, भीड़ के हर चेहरे पर सदमे की लहर दौड़ जाती है। उसके बाद उनकी आंखों में एक चमकती भूख होती है। सिर्फ लॉर्ड शान, एक साथी वॉरसेन, शांत रहता है। वो एक भौं उठाता है और मुझ पर एक नजर डालता है। विक्टर, जो अपना सिर झटकता है, उसकी नजर ठंडी और शिकारी हो जाती है। और लूना, जिसकी आंखें पूरी तरह से मरी हुई थी, अचानक वापस जीवित हो जाती है। मेरी अपनी आंखें चमकती है जब मैं चेहरों की भीड़ को स्कैन करता हूँ। सभी अलग अलग एक्सप्रेशन पहने हुए हैं। इन 3 चेस्टों के अंदर क्या है, मेरे मास्टर ने कभी नहीं कहा, और वो कभी मेरे लिए नहीं थे। मैं सिर्फ उनका अस्थायी रखवाला हूँ। मेरे मास्टर का एकमात्र निर्देश ये था कि आज 3 साल बाद मैं इसे पब्लिक करूँ। इन 3 चेस्टों में से हर एक को अपने नियत इंसान का इंतजार करना होगा, इससे पहले कि इसे खोला जा सके। भीड़ में हर कोई सीधा हो जाता है, आंखें जलती हुई 3 चेस्टों को घूरती हुई। मैं शांति से मुस्कुराता हूँ। निकट भविष्य में मैं पहला चेस्ट खोलने की तारीख घोषित करूंगा। जब वो समय आएगा, जो कोई भी इच्छुक है वो अपनी किस्मत आजमा सकता है।
लगता है। आज का ड्रामा यहीं खत्म होता है। मेरे मास्टर का सम्मान करने आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे पास कुछ जरूरी काम है, इसलिए मुझे डर है कि मुझे अब आपको छोड़ना होगा। स्मारक खत्म हो गया है, आप सभी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं मुड़ता हूँ और बाहर निकलने की तरफ चलता हूँ, लेकिन उसी पल एक आवाज पीछे से हवा को काटती है। जेन, तुम उन चेस्टों को अपने साथ नहीं ले जा सकते। वो मेरे दिवंगत भाई की है। जो उनका है वो लिन क्लैन का है। एल्डर नॉम इस दरार को देखता है और दर्द के बावजूद खुद को रोकने के लिए मजबूर करता है। फिर उसका शरीर पूरी तरह से दे देता है और वो सीधे जमीन पर मुंह के बल गिर जाता है। संगमर की स्लैब उसके नीचे चकनाचूर हो जाते हैं। ओल्ड जंग उसके सिर पर पैर रखता है। ग्रैंड मास्टर नीचे रहो। फिर ओल्ड जंग मेरे साथ मार्शल सेंट मेमोरियल से बाहर चला जाता है। वो मुझे स्पष्ट संतुष्टि के साथ देखता है। आज ने साफ तौर पर उसे चौंका दिया। तभी एक परिचित आकृति पास आती है। नोवा सामने दिखाई देती है। उसके कंधे पर 13 फीट का ब्लेड टिका हुआ है। हम चुपचाप आमने सामने खड़े होते हैं। नोवा ही पहले बोलती है, तो मास्टर लिन ने सच में तुम पर भरोसा किया था। मैं कंधे उचकाता हूँ। मैंने वह सब कह दिया है जो मुझे कहना था। मुझे उम्मीद है कि ये काफी है। कितनी शर्म की बात है। हालांकि इस ब्लेड ने आज खून नहीं देखा। नोवा विशाल ब्लेड को 2 हिस्सों में बांटती है। ओल्ड जंग मुझे अंदर ले जाता है। इंजन स्टार्ट होता है और हम ड्राइव करके चले जाते हैं। मेमोरियल ग्राउंड खंडहर में पड़ा है। भीड़ एल्डर नोम और लूना को घूरती है। कुछ ताने मार रहे हैं, कुछ दया दिखा रहे हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति आगे बढ़कर मदद करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि लूक लेन का मार्शल सेंट अभी भी यहाँ है। फिर हंसी की एक गर्जना फूटती है जो हर सिर की खाल को झकझोर देने के लिए काफी है। लॉर्ड शान अपने हाथ पीठ के पीछे फेंकता है, आसमान पर हंसता है और चला जाता है। फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर उसके पीछे जोर से हंसते हैं। पूरा सीन अवास्तविक लगता है। लॉर्ड शान ने इस पूरे समय एक भी शब्द नहीं कहा है, यहाँ तक कि जब एल्डर नोम ने बार बार मेरी तरफ किलिंग इंटेंट छोड़ा। लॉर्ड शान कभी एक्शन लेने के लिए नहीं हिला, लेकिन अभी उसकी चुप्पी सब कुछ कहती है। जैसे ही लॉर्ड शान जाने के लिए मुड़ता है, बाकी क्लैंस और मेहमान उसका पीछा करते हैं। अंकल हाउ हमें तो मजे का हिस्सा देखने को भी नहीं मिला, लेकिन जेन, वो उस लैब डॉग जैसा बिल्कुल नहीं है जिसके बारे में सब बात करते थे। भीड़ में एक युवा महिला और एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकलने की तरफ बढ़ते हैं। ये आवा है बी क्लैन से अंकल हाउ के साथ। अंकल हाउ वास्तव में हैरान दिखता है। कुछ गड़बड़ है क्या? हम अब भी एंगेजमेंट कैंसिल कर रहे हैं? अंकल हाउ की आंखें चौड़ी हो जाती है। बेशक हम कर रहे हैं। वो बच्चा तुम्हारे लायक नहीं है। हमें आखिरकार अपना मौका मिल गया है, जल्दी करो। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें 5 मीज ले चलता हूँ। तुम हमेशा 5 रैंकिंग्स को चैलेंज करना चाहती थी। हम यहाँ हैं, क्यों नहीं? जैसे जैसे भीड़ छटती है, क्लैन के सदस्य एल्डर नोम को उसके पैरों पर खड़ा होने में मदद करते हैं। उसका दिमाग टूटने की कगार पर है। क्यों? मैं इसे स्वीकार नहीं करूँ। एल्डर नोम गुस्से में चिल्लाता है। उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया है। भाई, तुमने सब कुछ उस भेड़िए के बच्चे को क्यों दे दिया? क्या लिम क्लैन का तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं? एल्डर नोम आसमान पर चिल्लाता है और खून उगलता है। आज जो कुछ भी हुआ, खासकर ओल्ड जंग द्वारा 2 बार जमीन पर पटका जाना, इस पीक 7वें रैंक के ग्रैंड मास्टर को खतरनाक रूप से इनर डेमन डेवलप करने के करीब ले जाता है। जल्द ही मेमोरियल सेरेमनी की हर चीज इंटरनेट पर फट पड़ती है। हर प्लेटफॉर्म पर, हर ट्रेंडिंग लिस्ट के टॉप पर बाढ़ आ जाती है। सबसे बड़ी स्टोरी, मेरी लैप डॉग इमेज पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। वापस घर पर सिस्टम अपना दूसरा रिवॉर्ड डिलीवर करता है। डिंग डिवोशन सिस्टम, दिन 2 का रिवॉर्ड सॉवरेन ब्लेड। मैं स्वॉर्ड टेक्निक को ध्यान से देखता हूँ। मेरी सांस रुक जाती है। कोई फ्लैशी मूव्स नहीं, कोई ट्रिक्स नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं, बस एक ही स्ट्राइक, एक साफ एब्सोल्यूट स्लैश। हर जटिल चीज को छोड़ दो और जो बचता है वो अब भी सब कुछ नष्ट कर सकता है। इसका अध्ययन करने के बाद मैं अपना फोकस हटा लेता हूँ। तकनीक से अंदर की तरफ मुड़ता हूँ, अपने माइंड के उस विशाल चाउस की तरफ। प्रिमोर्डियल लोटस अब भी वहां तैर रहा है। उसकी कली पूरी तरह बंद है, शुरू से नहीं बदली। एक प्राचीन गहराई और शांत भारीपन का एहसास लिए हुए। चाहे वो प्रिमोर्डियल लोट्स हो या सॉवरेन ब्लेड, दोनों ही बिना कीमत के एबिलिटीज है। सिर्फ 2 दिन के रिवॉर्ड्स और मैं पहले से ही आज के टॉप प्रोडिजीज में खड़ा हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, जैसे जैसे रिवॉर्ड्स आते रहेंगे, लूक्लान का पूरा वेट मेरे पीछे होगा। बस कितना अनस्टॉपेबल हो जाऊंगा मैं। तभी बूढ़े जंग की आवाज आती है। यंग मास्टर, क्लान लॉर्ड आपको बुला रहे हैं। आ रहा हूँ। मैं क्लान मीटिंग हॉल की तरफ जाता हूँ। विशाल चैम्बर के अंदर लाइट्स चमक रही है। लॉर्ड शान हेड सीट पर बैठे हैं। फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर उनके दोनों तरफ। नीचे बाकी क्लान का सीनियर लीडरशिप बैठा है। अभिवादन। कमरे की हर नजर के नीचे मैं अंदर आता हूँ और सबको शांति से झुकता हूँ, लेकिन जिस तरह वे मुझे देख रहे हैं वो बदल गया है। कंपोज्ड, स्टेडी, ना झुकता हूँ न पीछे हटता हूँ। क्या ये सच में वही लैप डॉग है जिसे वे जानते थे? लॉर्ड शान मुझे देखते हैं, आंखों में दुर्लभ स्नेह। जेन, कल सेरेमनी में तुमने जो कुछ कहा था वो सब सच है, हर एक शब्द। हाँ, परफेक्ट। जेन, मैंने एल्डर से बात की है और हमने तय किया है कि क्लान के कुछ बिजनेस अभी तुम्हें सौंप दें। चिंता मत करो, शुरू में बहुत ज्यादा नहीं होगा, बस इतना कि तुम चीजों को समझ सको। तुम्हारे पास 5 मीज से ग्रेजुएट होने में अभी 1 साल है। तुम्हारा मार्शल टैलेंट रैंक है, लेकिन लू क्लान के रिसोर्सेज से हम तुम्हें जबरदस्ती 8वीं रैंक तक पहुंचा सकते हैं। और अगर किस्मत ने साथ दिया तो 9वीं रैंक भी नामुमकिन नहीं है। बस अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं बिना एक्सप्रेशन बदले सिर हिलाता हूँ। समझ गया पिताजी, मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है और मेरा मानना है कि मार्शल पाथ पर टैलेंट अकेला ये तय नहीं करता कि कोई टॉप तक पहुंचता है या नहीं। लॉर्ड शान हंसते हैं। बहुत अच्छा कहा। अपनी ट्रेनिंग के लिए जो चाहिए बस मांग लेना। अगर पूरे डेमन ड्रैगन क्लान का ड्रैगन सोल भी चाहिए तो मैं ला दूंगा। लॉर्ड शान खिलखिलाते हैं, हर तरफ से एक प्यार करने वाले पिता की तरह। मार्शल सेंट का कोई निशान नहीं है, लेकिन गर्मजोशी जल्दी ही गायब हो जाती है। उनका एक्सप्रेशन गंभीर हो जाता है। 10 दिन बाद कोर्ट 836 टारगेट से लौट रहा है। घर पर रहना। कमरे में हर चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है। मैं रुकता हूँ, फिर मतलब समझ में आता है। स्टारगेट और अर्थ एबिस के खिलाफ अंतहीन जंग में हर साल हजारों ह्यूमन वॉरियर्स मारे जाते हैं। कोड 836 का मतलब है इस साल की बात 36वीं वेव ऑफ फॉलन वॉरियर्स जो घर लौट रहे हैं। मेरा एक्सप्रेशन सख्त हो जाता है। समझ गया। एक और बात, बी क्लान वाली लड़की हाल ही में साउथ ईस्ट रीजन में दिखी है। लगता है 5 मीज की तरफ आ रही है। अपना ख्याल रखना। मुझे पता नहीं इसका क्या मतलब है, लेकिन मैं मान जाता हूँ और बाकी सबसे पहले चला जाता हूँ। अपने ट्रेनिंग चैम्बर में वापस आकर मैं सीधे कल्टीवेशन
एक्सप्लोरेशन में डूब जाता हूँ। चाओस के अंदर प्रिमोडियल लोटस फिर से बढ़ता है, खिलने के एक कदम और करीब। मैं अपना माइंड साफ करता हूँ और एक पल में मैं डाओ में समा जाता हूँ और अगले ही पल मैं खुद को चाओ स्पेस के अंदर खड़ा पाता हूँ। प्रिमोडियल लोटस मेरे बिल्कुल बगल में है, स्थिर और शांत। मैं उसे घूरता हूँ। सीडलिंग पहले से ही मुझसे लंबा है, उसके बारे में कुछ मुझे खींचता है। प्योर इंस्टिंक्ट पर एक विचार हिलता है और मैं एक उंगली बढ़ाकर छोड़ देता हूँ। बस ऐसे ही सॉवरेन ब्लेड वो स्वॉर्ड लाइट चाओस में बिना कोई निशान छोड़े समा जाती है, एक भी रिपल नहीं। इस बीच साउथ ईस्ट रीजन के वेस्टलैंड्स में कहीं जमीन में 100 फीट से ज्यादा लंबा एक गैश फट जाता है चाओस स्पेस के अंदर। मुझे पता नहीं उस स्ट्राइक ने वहां बाहर क्या किया, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं, बस एक आर्म स्लैश। मैं उसके बाद 3 और स्ट्राइक मारता हूँ। ये 4 स्ट्राइक्स सॉवरेन ब्लेड में स्वॉर्ड इंटेंट के 4 स्टेजेस को दर्शाती है। रेजर स्वॉर्ड, रूथलेस, एब्सोल्यूट, सॉफ्ट स्वॉर्ड, अनप्रेडिक्टेबल, एवर शिफ्टिंग, हेवी स्वॉर्ड, बिना एज के क्रश कर, और रॉटिंग वुड स्वॉर्ड। आखिरी वाली में मुझे लगता है कुछ टूट गया, चाओ स्पेस फट जाता है और हरी रोशनी अंदर भर जाती है, तेजी से फैलती हुई। जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ, मैं वापस ट्रेनिंग चेंबर में हूँ। चौथी रैंक मैं ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। मैं अविश्वास में घूरता हूँ। मेरा कल्टीवेशन बिना मैंने ध्यान दिए बढ़ गया। फिर याद आता है रॉटिंग वुड स्वॉर्ड का वो आखिरी स्लैश, उसने तीसरी और चौथी रैंक के बीच की बाधा को तोड़ दिया होगा। डिंग डिवोशन सिस्टम, दिन 3 का रिवॉर्ड, सेलेस्टियल ब्लड लाइन सिस्टम बचता है और मुझे एहसास होता है कि पूरी रात बीत गई। मैं रिफाइंड ब्लड निकालता हूँ। एक बैंगनी बूंद मेरे सामने मंडरा रही है, एक ऐसा वेट रेडिएट कर रही है जो प्राचीन लगता है, जैसे उसमें एक पूरी प्रिमोडियल दुनिया समाई हो। सेलेस्टियल ब्लड लाइन का डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद मैं भी अपना एक्साइटमेंट नहीं रोक पाता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लड लाइंस ब्लू स्टार पर जरूर दिखती है, खासकर स्टार रेस और अर्थ एबिस क्लांस में, लेकिन अब तक किसी भी ह्यूमन ने सेलेस्टियल ब्लड लाइन नाम की ब्लड लाइन को एक्टिवेट नहीं किया है। मैं पहला हूँ और ये हर दूसरी ज्ञात ब्लड लाइन से कहीं ज्यादा बेहतर है। मैं घर पहुंचता हूँ और तुरंत रिफाइनमेंट शुरू करता हूँ। मेरे शरीर के अंदर की आवाज ऐसी है जैसे टकराते हुए आसमान गिर रहे हो। 2 दिन बीत जाते हैं। डिंग डिवोशन सिस्टम, दिन 4 रिवॉर्ड ड्रैगन टाइगर एलिक्सिर। डिंग डिवोशन सिस्टम, दिन 5 रिवॉर्ड पावर बूस्ट कार्ड, इस्तेमाल करने पर 3000 पॉइंट्स कॉम्बैट पावर देता है। दोनों रिवॉर्ड्स तुरंत आ जाते हैं। तीसरे दिन मैं आखिरकार सेलेस्टियल ब्लड लाइन का रिफाइनमेंट पूरा करता हूँ। मैं धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता हूँ, मुंह के कोने पर एक शांत मुस्कान। मैं अपनी ब्लड की को थोड़ा सा चैनल करता हूँ और एक हल्की प्योर बैंगनी चमक मेरे पूरे शरीर पर फैल जाती है, मेरे चारों ओर जुगनुओं की तरह टिमटिमाती हुई। मैं अपनी छाती पर एक घूंसा मारता हूँ। ये लोहे जैसा बसता है, बेमिसाल टैलेंट, एक अनब्रेकेबल बॉडी और बेजोड़ मार्शल टेक्निक्स। बस कुछ दिनों के रिवॉर्ड्स और मैं यहाँ हूँ। ये कहाँ खत्म होता है? इस रेट पर मार्शल सेंट बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं आखिरी 2 रिवॉर्ड्स पर नजर डालता हूँ। एक ड्रैगन टाइगर एलिक्सर, एक पावर बूस्ट कार्ड। पहले जितना रेयर नहीं, लेकिन दोनों बेहद प्रैक्टिकल है। मैं उठता हूँ और बाहर निकलता हूँ। बूढ़ा जंग ठीक दरवाजे पर है। यंग मास्टर, ये वो लिस्ट है जो बिजनेस आप संभालेंगे, क्लान लॉर्ड ने भेजी है। मैं सिर हिलाता हूँ और लिस्ट लेता हूँ। मार्शल लाइब्रेरी, मार्शल ऑक्शन हाउस, मार्शल एरिना, बीस्ट स्लॉटर हाउस। करीब 10 एंट्रीज हैं, सब मार्शल से जुड़ी हुई। फिर एक एंट्री मेरी नजर पकड़ती है, एक जाना पहचाना नाम, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर, साउथ ईस्ट पाचमीज। मैं उसे घूरता हूँ। मार्शल एकेडमीज तकनीकी रूप से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है, लेकिन देश भर में एकेडमी फैली हुई है और रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, इसलिए वे बाहरी इन्वेस्टर्स के लिए अपने दरवाजे खोलती है। एक टैलेंट कल्टीवेशन हब के लिए हर बड़ा मार्शल क्लान हिस्सेदारी के लिए लड़ता है। रिसोर्सेज डालो और तुम्हें बहुत बड़े कनेक्शन मिलते हैं। ये ग्रेजुएट्स हर फील्ड में फैल जाते हैं, दुनिया के हर कोने में टैलेंट बन जाते हैं। मार्शल एकेडमी में इन्वेस्ट करने का मतलब है एक नेटवर्क को कंट्रोल करना जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन जब मैं इन्वेस्टमेंट शेयर देखता हूँ तो मेरी पलकें झपकती है। 90%, मतलब 5 मीज असल में हमारी है। चलो चलते हैं, काफी समय हो गया 5 मीज आए हुए। चारों तरफ एक नजर डालता हूँ और शायद प्रिंसिपल से एक बात कर लूं। मैं मुस्कुराता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। इस बीच लिन क्लान में मूड बहुत खराब है। एल्डर नैम पूरी तरह टूटे हुए दिखते हैं। उनका फोन फिर से बजता है। वो स्क्रीन पर एक नजर डालते हैं, चिड़चिड़ाहट छिपाते हुए जवाब देते हैं, फिर सेकंडों में काट देते हैं। अंकल नैम कौन था? 5 मीज, वो खून चूसने वाला। फिर से रिसोर्स इंस्टॉलमेंट का टाइम है, अपनी सप्लाईज चाहिए। लूना, तुम इस बार ये क्यों नहीं संभाल लेती? अंकल नैम, लिन क्लान अभी अपने खर्चे भी मुश्किल से उठा पा रहा, शायद आप जैन से संपर्क करने की कोशिश करें। लेकिन अंकल, उस दिन के बाद जेन और मेरे बीच सब खत्म है। लूना सेरेमनी के बारे में सोचती है, खासकर उन ठंडी दूर की आंखों को, और उसका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उस दिन जेन के बर्ताव में कुछ गड़बड़ थी? क्या मतलब? जेन हमेशा तुम्हारी सुनता था, कभी पीछे नहीं हटता था। उसने कहा कि ये तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा थी, लेकिन सोचो, मेरे भाई ने तुम्हें कभी बिगाड़ा नहीं, जरा भी नहीं। क्या वो सच में मरते वक्त ऐसा कह सकता था? जाहिर है जेन के पास कुछ था जो वो नहीं कह सकता था। मैं इस बारे में काफी सोच चुका हूँ। उस दिन को याद करो, लॉर्ड शान ने जरूर कुछ तार खींचे होंगे। हो सकता है उसने तुम्हारा इस्तेमाल करके जेन को धमकाया हो। वो अचानक ठंडापन क्रूरता नहीं थी, बल्कि प्रोटेक्शन थी। दिल से वो अब भी तुमसे प्यार करता है। सोचो, जो इतने लंबे समय से तुमसे प्यार करता है वो ऐसे नहीं रुकता। एल्डर नैम हाथ पीछे बांधे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, यकीन है कि उन्होंने कहानी के हर क्रेट को ढूंढ लिया है। लूना की आंखें चमक उठती है। पिछले कुछ दिनों का बोझ एक झटके में उतर जाता है। मैं अभी जेन को ढूंढने जा रही हूँ। अगर वो माफी मांगता है और हमारे रिसोर्स पेमेंट को कवर करता है तो मैं उसे माफ कर सकती हूँ, लेकिन अगर वो जिद्दी रहा तो मेरा काम खत्म। बच्चा पैदा होने के बाद भी मैं उसे मुझे या बच्चे को देखने नहीं दूंगी। वो मुड़ती है और बाहर चली जाती है। 5 मीज के ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर मुझे जोर से छींक आती है। फिर मैं सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ बढ़ता हूँ। तभी एक शानदार फिगर सामने आती है। जैसे ही नोआ मुझे देखती है, उसकी आंखों में हैरानी झलकती है, फिर वो गायब हो जाती है। उसकी जगह उसका सामान्य ठंडा उदासीनता ले लेता है। नोआ एक छोटी सूखी हंसी देती है। 3 साल यहाँ एनरोल्ड हूँ और ये केवल दूसरी बार है जब मैंने तुम्हें असल में देखा है। कम से कम इस बार तुम लूना के पीछे नहीं भटक रहे हो। मैं गला साफ करता हूँ। क्या मैं सच में तुम्हारे लिए इतना बेकार हूँ? नोआ फिर से नाक भौं सिकोड़ती है। बेकार एकमात्र समय जब तुम एक असली इंसान लगते थे वो मास्टर लिन की सेरेमनी में। इससे पहले कि मैं जवाब दूं, लूना आ जाती है। जेन, तुम सच में यहाँ हो? कुछ दिनों के बाद, और वो फिर से अपनी उस
जानी पहचानी हक वाली हवा में आ गई है। हर शब्द कंट्रोल से टपकता है। जेन को पता होगा कि मैं आऊंगी, इसलिए उसने मेरा इंतजार किया। मुझे हैरानी नहीं है कि वह यहाँ है। मैं पहले से जानता था कि लिन क्लान का अकेडमी में हिस्सा मुझसे जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके एटीट्यूड में कुछ ऑफ लगता है। मैं हल्के से भौहें सिकोड़ता हूँ। क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? मेरा एक सवाल है, अगर तुमने उस दिन एंगेजमेंट नहीं तोड़ा होता, अगर तुमने मुझे प्रपोज किया होता, तो लॉर्ड शॉन तुम्हारे साथ क्या करते? वो मुझे मार डालते। बिल्कुल साफ है। लूना धीरे धीरे सांस छोड़ती है। जैसा अंकल नैम ने कहा, जेन के पास सच में कुछ कारण थे जो वो शेयर नहीं कर सका। मैं तुम्हें माफ करती हूँ जेन, लेकिन बहुत एक्साइट मत होना। मुझे ब्राइड प्राइस नहीं चाहिए, मुझे भव्य शादी नहीं चाहिए। आखिरकार यह तुम्हारा बच्चा नहीं है जो मैं पाल रही हूँ। मैं समझती हूँ कि लॉर्ड शॉन को प्लान की इज्जत की परवाह है, मैं समझती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरे पिता की चीजें देने का क्या हक है? मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। उन्हें मुझे वापस करो। वो चीजें लिन क्लान की है। लूना का लहजा पूरी तरह कमांडिंग है। कोई बहस की गुंजाइश नहीं। उसे इस तरह देखकर मुझे लगभग उस पर तरस आ जाता है। ये औरत कुछ दिन पहले की सब बातें भूल गई लगती है और अभी सोचती है कि वो मुझसे शादी कर रही है। वह क्या सोच रही है? मास्टर लिन ने वो चीजें उसी के लिए छोड़ी थी जो उन्हें पाने के लिए नियत। इसका मुझसे या लिन क्लान से कोई लेना देना नहीं है। लूना अपनी पलकें भी नहीं झपकाती। मुझे परवाह नहीं है। तुम कहते हो मेरे पिता ने उन्हें तुम्हें दिया, लेकिन तुम्हारे पास सबूत कहाँ है? ये एक मार्शल सेंट द्वारा छोड़ी गई चीजें हैं। जहां तक मुझे पता है तुमने किसी अंडरहैंडेड ट्रिक का इस्तेमाल किया होगा। जेन, तुम एक आदमी हो। मुझे तुम्हारे लिए सारी इज्जत खोने मत दो। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो पहले ये साबित करो। लूना की इस बेशर्मी को देखकर मेरा धैर्य खत्म हो जाता है। मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। जब तुम सब सोच लो तो वापस आना। मुझे उम्मीद है कि तुम तैयार रहोगी, क्योंकि वरना तुमने हमेशा के लिए मेरा मौका खो दिया। लूना खत्म करती है और सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ चलती है, लेकिन जानबूझकर अपनी रफ्तार धीमी कर लेती है क्योंकि नोवा आगे है। जैसे ही वो नोवा को देखती है, लूना दबी और शांत हो जाती है। उसके पीछे पीछे चलने लगती है। मैं उन दोनों के पीछे पीछे जाता हूँ। प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रिंसिपल फू और उनके पति एक लिस्ट देख रहे हैं। उनके पीछे एक मजबूत बिल्ड वाला यंग वॉरियर खड़ा है। उसका चेहरा खुला और ईमानदार है। रेक्स, जब सब आ जाए तो तुम इस साल के क्लान रिसोर्स कंट्रीब्यूशंस पर नेगोशिएशन संभाल। ज्यादा मांगने से मत डरना और ज्यादा के लिए दबाव डालना। जितने ज्यादा रिसोर्सेज तुम लाओगे, उतना ही ज्यादा स्टूडेंट्स को मिलेगा, उतने ही वे मजबूत हों। और वो एक्स्ट्रा एज ही असली लड़ाइयों में उनकी जान बचाने और मारने का फर्क बना सकता है। रेक्स सीधा हो जाता है। वो सादा बेवकूफ चेहरा ईमानदार इरादों से भरा हो। पिताजी, चिंता मत करो। जब ज्यादा मांगने की बात आती है तो मुझसे ज्यादा लालची कोई नहीं है। तभी ऑफिस का दरवाजा खुलता है और एक लंबा दुबला फिगर अंदर आता है। प्रिंसिपल फू तुरंत खड़ी हो जाती है। उनका एक्सप्रेशन गर्मजोशी से भरा स्वागत में बदल जाता है। विक्टर, तुम आ गए, कृपया बैठो। विक्टर एक मापा हुआ सिर हिलाकर अंदर आता है और बिना किसी औपचारिकता के एक कुर्सी ले लेता है। दरवाजा फिर से खुलता है और 3 और फिगर्स एक के बाद एक अंदर आती है। नोवा सबसे आगे है और बिना कुछ बोले अपनी सीट ले लेती है। लूना प्रिंसिपल फू को एक नम्र मुस्कान देती है और बैठ जाती है। मैं सबसे अंत में आता हूँ और कमरे में सबसे दूर वाली सीट लेता हूँ। बधाई हो यंग मास्टर जेन, रिसोर्स नेगोशिएशन संभालने के लिए। लगता है तुम फैमिली बिजनेस में कदम रख रहे। बाकी लोग हैरानी से देखते हैं। तभी दरवाजा एक बार और खुलता है। कमरे की हर नजर उसकी तरफ फट जाती है। एक और युवक अंदर आता है। टाइट केमो वेस्ट, केमो पेंट्स, सावली त्वचा, शरीर कच्ची मांसपेशियों से भरा हुआ। उसके हाथ में एक ब्लेड लटकी हुई है। उससे निकलने वाली ब्लड की गाढ़ी है। एक अदृश्य घातक ताकत का दबाव उसके चारों ओर है, जो उसे किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में चिन्हित करता है जिसने मारा हो। ब्लेज, अंदर आ जाओ। हम इंतजार कर रहे थे। कोई औपचारिकता की जरूरत नहीं है। मैं अभी इस टारगेट से वापस आया हूँ। सीधे यहाँ आ गया। बदलने का समय नहीं मिला। उम्मीद है किसी को कोई एतराज नहीं। वह एक कुर्सी पर ऐसे गिरता है जैसे उसकी मलकियत हो। अलॉय ब्लेड को एक नरम क्लैंक के साथ टेबल पर रखता है। ब्लेज, मैं वो नाम अच्छी तरह जानता हूँ। शिया क्लान साउथ ईस्ट रीजन का तीसरा सबसे शक्तिशाली मार्शल क्लान है। जो लू और जो क्लान्स के बाद आता है। लू क्लान मार्शल स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, जो क्लान दौलत के लिए, लेकिन शिया क्लान अलग है। शिया क्लान का हर सदस्य मिलिट्री में सेवा करता है। ब्लेज माना जाता है कि वह बचपन से मिलिट्री की दीवारों के अंदर बड़ा हुआ है। वह 5 मीज में एनरोल्ड है, लेकिन सबको बस इतना पता है कि उसके पास डबल एस रैंक टैलेंट है। उसकी असली पावर लेवल कोई नहीं जानता, क्योंकि वह साल भर स्टारगेट या अर्थ एबिस में ट्रेन करता है। सबके मौजूद होने पर प्रिंसिपल फू इस बार चुप हो जाती है। उनका सिर थोड़ा झुका हुआ है। एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर जो पर्दे के पीछे से शो चलाता है। रेक्स अपनी माँ का एक्सप्रेशन देखता है और जानता है कि इसका क्या मतलब। अब जब सब यहाँ है तो चलिए इस साल के रिसोर्स कंट्रीब्यूशंस के बारे में बात करते हैं। मैं आप सबसे उम्र में थोड़ा बड़ा हूँ, तो मुझे आप लोगों को अपने जूनियर्स कहने की इजाजत दीजिए। हम मार्शल आर्टिस्ट चीजों को सीधे रखना पसंद करते हैं। चूंकि हम यहाँ रिसोर्सेज के बारे में बात करने आए हैं, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आपके क्लान कितना डाल सकते हैं? नोवा पहले बोलती है। एसयू क्लान पहले जितना ही, लिन क्लान पिछले साल जितना ही। लूना लिन क्लान के नंबर्स बताती है, लेकिन वो थोड़ी अनिश्चित लगती है। वो रकम पहले से ही लिन क्लान को खींचने के लिए काफी है और वो चुपचाप मुझ पर भरोसा कर रही है कि मैं उन्हें बचा लूंगा। रेक्स दोनों लिस्ट पर नजर डालता है। ये दो उससे बिल्कुल हैरान नहीं करते। वह उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा है। असली पुरस्कार लू और शियाओ क्लान है। रेक्स की नजर चुपके से तीनों पर जाती। जो क्लान पिछले साल से 30% ज्यादा कंट्रीब्यूशन बढ़ाएगा। और 5 माइट से बदले में हम क्या उम्मीद करते हैं? कोई फिक्स रिक्वायरमेंट नहीं है, जब तक पिछले से कम ना हो, लेकिन इक्विटी स्टेक बदलना होगा। पिछले साल जो क्लान के पास 4% था, इस साल हम 15 चाहते हैं। और इस साल के ग्रैंड 5 टू पाथ परेड के लिए साउथ ईस्ट रीजन टीम स्पॉन्सरशिप, जो क्लान उसे एक्सक्लूसिवली स्पॉन्सर करना चाहता है। हर कोई मुड़कर देखता है। ग्रैंड 5 टू पाथ परेड साल का सबसे बड़ा इवेंट है। वो स्पॉन्सरशिप प्राइम विजिबिलिटी है और हमेशा से एल क्लैन की ही रही है। जो क्लैन एक मूव कर रहा है, रेक्स खत्म करता है और मेरी तरफ देखता है। चीजें अब कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। रेक्स को कोई आइडिया नहीं है कि आगे क्या करना है। वो अपना सिर खुजलाता है और अपनी माँ की तरफ एक डेस्परेट लुक डालता है। हम उसे अभी टेबल कर देते हैं। प्रिंसिपल फू थोड़े सिरदर्द के साथ बीच में आती है, बातचीत को ट्रैक पर वापस लाती है, फिर ब्लेज की तरफ मुड़ती है। शिया क्लान के बारे में क्या? पहले जैसा ही। ब्लेज सीधा हो जाता है। प्रिंसिपल फू संसाधन पिछले साल से 10% ऊपर, लेकिन
शिया क्लान इस बार 5% इक्विटी स्टेक चाहता है और कम से कम 30% ग्रेजुएट्स हमारी तरफ डायरेक्टेड हो। ओ शिया क्लान इस बार मिलिट्री की तरफ से बोल रहा है। ब्लेज वो आखिरी हिस्सा जानबूझकर ऐड करता है। प्रिंसिपल फो एक गहरी सांस लेती है। यंग जेन, लू क्लान इस साल क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? मैं जवाब देने से पहले थोड़ा टाइम लेता हूँ। पिछले स्टारगेट कैंपेन में लू क्लान ने एक स्टार क्रिस्टल माइन सिक्योर की थी। मेरे पिता ने सुना कि 5 माई का कल्टीवेशन टावर 100 साल से रिप्लेस नहीं हुआ है, काफी समय हो गया है, इसलिए वो एक नया डोनेट करना चाहेंगे। मैं यह ऐसे कहता हूँ जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन जैसे ही शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं कमरे में हर चेहरा शॉक से डिसबिलीफ में बदल जाता है और फिर सब एक साथ सांस लेते हैं। स्टार क्रिस्टल माइन सिर्फ दुश्मन के इलाके में गहराई में होती है। एलियन रेस इसे अपनी कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ स्टारगेट बैटलफील्ड पर मिलती है। ह्यूमन वॉरियर्स भी इसका यूज कर सकते हैं और ये काम करता है और कुछ भी इसके पास नहीं आता और सिर्फ पैसे से इसे नहीं खरीदा जा सकता। फिर मैं ऐड करता हूँ और लू क्लान के मौजूदा कंट्रीब्यूशन बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, एक बूंद भी कम नहीं। प्रिंसिपल फू खुद को संभालती है और विक्टर और ब्लेस की तरफ देखती है। कल्टीवेशन टावर 5 माई के लिए क्रिटिकल है। क्या जो और शिया क्लान अपनी पिछली अरेंजमेंट को बनाए रखने को तैयार होंगे? अगर नहीं तो थोड़ी कमी भी ठीक है। आपके शेयर अनचेंज रहेंगे। विक्टर की आंखें झुक जाती है। वो एक पल सोचता है, फिर एक छोटी सी हंसी निकालता है। ठीक है, जो तुम मैच नहीं कर सकते उससे कॉम्पीट नहीं कर सकते, लड़ने का कोई फायदा नहीं। विक्टर को पता है इसका मतलब क्या है। जिस पल स्टार क्रिस्टल माइन पिक्चर में आती है, जो क्लान के पास उसका कोई काउंटर नहीं है, दुनिया भर का पैसा भी स्टार क्रिस्टल माइन नहीं खरीद सकता। ब्लेस दूसरी तरफ खुलेआम अनहैप्पी दिखता है। वो मुझे घूरता है। जेन, पिछले टारगेट कैंपेन में शिया क्लैन को डिवास्टेटिंग लॉसेस हुए थे। कई नए मिलिट्री वॉरियर्स मारे गए। हमें डेस्परेटली फ्रेश फाइटर्स चाहिए। या 3 साल बाद फ्लेम डिमंसी पर साउथ ईस्ट मिलिट्री गंभीर ट्रबल में होगी। क्या तुम थोड़ा दे सकते हो? समझ में आता है, लेकिन लू क्लान को भी उसी बैटल में भारी नुकसान हुआ था। हमें भी 3 साल बाद एंशिएंट ब्लड प्रिजन फ्रंट के लिए तैयारी करनी है। ब्लेस का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। जियोग्राफिकली फ्लेम डिमन सी एंशिएंट ब्लड प्रिजन के अपस्ट्रीम में है। अगर हमारी मिलिट्री फ्लेम डिमन सिटाडेल को होल्ड नहीं कर सकती तो तुम डाउनस्ट्रीम में एंशिएंट ब्लड प्रिजन कैसे होल्ड करोगे? ये मेरी चिंता नहीं है। हर ग्रेट क्लान एक ही कारण से मार्शल माइज में रिसोर्सेज डालती है। वॉरियर्स अनमोल है, नए स्टूडेंट्स, खासकर टैलेंटेड वाले और भी ज्यादा। ब्लू स्टार में लोगों की कमी नहीं है, लेकिन वॉरियर्स ये एक क्राइसिस है। करोड़ों लोग हर साल मार्शल पाथ पर कदम रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे अर्थ एबिस सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, पहले से ज्यादा लोग बैटल में मर रहे हैं। सप्लाई डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही। लूट क्लान हर साल सबसे बड़ा हिस्सा लेता है, बाकी कोई कैसे टिकेगा? तुम्हें थोड़ा पीछे हटना होगा। मैं धीरे से मुड़ता हूँ, आवाज ठंडी पीछे हटूं। किस आधार पर? लूट क्लान सबसे मुश्किल लड़ता है। हर फ्रंट, स्टारगेट, अर्थ एबिस, मुख्य रूप से लूट क्लान ने थाम रखा है। क्या उस जमीन का 1 इंच भी ऐसा है जहां हमारा खून ना हो? ह्यूमैनिटी लड़ती है, वॉरियर्स लड़ते हैं, लूट क्लान भी लड़ता है, लेकिन लड़ाई में जाने जाती है और लूट क्लान को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन अगर हम पीछे हटे, अगर हम डाउन स्टेप करें, तो वो गैप कौन भरेगा? मिलिट्री, जो क्लान विक्टर जल्दी से बीच में कटता है। जेन, ये फेयर नहीं है। जो भी तुम्हारी और शियाओ मिलिट्री की चल रही, उसमें जो क्लान को मत खींचो। हम जब बुलाया जाता है तो फाइटर्स भेजते हैं, जब लोग नहीं भेज सकते तो पैसे भेजते हैं। हम कभी कम नहीं पड़े हैं, न तो एफर्ट में न ही रिसोर्सेज में। हम किसी के कुछ भी नहीं देते। हर जान के बदले जो तुमने खोई है, जो क्लान ने उसी तरह अदा किया है। बहुत अच्छा कहा। ब्लेज का गुस्सा भड़क जाता है। वो अलाई ब्लेड पर एक हाथ पटकता है। जेन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि लूट क्लान अकेला खून बहा रहा है? मुझे शब्द बर्बाद करना पसंद नहीं। तुम लड़ना चाहते हो। अगर मुझे याद है तो तुम डबल एस रैंक वाले हो, है ना? ब्लेज की आवाज ठंडी हो जाती है। कोई शर्म नहीं अगर तुम नहीं करते। तुम तो सिर्फ ए रैंक हो। मैं बिल्कुल देख सकता हूँ वो क्या कर रहा है और मैं बाइट नहीं लेता। क्या तुम्हारा मेरे खिलाफ होना सच में फेयर होगा? ब्लेज ताना मारता है। फेयर पॉइंट, डबल एस रैंक का ए रैंक पर पिकिंग करना अच्छा नहीं लगता। सुनो, मैं एक हाथ से लड़ूंगा। मैं सिर हिलाता हूँ। मुझे नफरत होगी अगर लोग सोचे कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ। कितना सोचा, लेकिन मैं पास करूंगा। ब्लेज ब्लेड पकड़ता है, खड़ा होता है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है। ये जगह नहीं है। एरिना स्टेज अब वो बिना पीछे देखे बाहर चला जाता है। जैसे ही वह जाता है, प्रिंसिपल फू और बाकी सब मेरी तरफ मुड़ते हैं। इतना बड़ा टैलेंट गैप, कोई भी एफर्ट इसे क्लोज नहीं कर सकता। और ब्लेज के पास सब कुछ है, टैलेंट, डेडिकेशन, रिसोर्सेज। वहीं मेरे पास औसत टैलेंट है और लूना के चक्कर में सालों से कल्टीवेशन नेग्लेक्ट करने के कारण मैं एक स्टैंडर्ड ए रैंक से भी कम हूं। और फिर भी मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं। एरिना स्टेज पर ब्लेज अपने ब्लेड के साथ खड़ा है, एक पैर जोर से जमीन पर पटकता है। मैं धीरे धीरे उसका सामना करने चलता हूं। अपना ख्याल रखना। उसकी टांगे कसती है। फिर बूम, वो कैनन बॉल की तरह लॉन्च होता है। एक पंच, कोई ट्रिक नहीं, कोई एक्सेस नहीं, सिर्फ ओवरवेलमिंग ब्लड ची। वह ब्लड की फेरोशियस बैटल एनर्जी के साथ मिलकर देखने वाला हर व्यक्ति पर उनके सीने पर बोल्डर की तरह दबाव डालती है। लेकिन स्टेज पर जिस पल ब्लेस की मुट्ठी मेरी खुली हथेली से टकराती है, वह सब उबलता हुआ ब्लड ची एक पल में ढह जाता है। उसकी मुट्ठी मेरी पकड़ में बंद हो जाती है। चाहे वो कितना भी जोर से खींचे, वो हिलती नहीं। चौथा रैंक, तुम चौथे रैंक पर कैसे हो? मैं अपनी कलाई झटकता हूँ। ब्लेस की आवाज शॉक से टूटती है और उसका शरीर जितनी तेजी से वो आया था उससे भी तेज स्टेज पर पटकता है। भीड़ हांफती है। जेन, तुमने ये अच्छे से छिपाया। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम चौथे रैंक में ब्रेक थ्रू कर चुके हो। वह फिर से मेरी गलती थी। वो जमीन पर पैर पटकता है और एक बार फिर लॉन्च होता है। डरावनी एक्सप्लोसिव पावर उसे 30 फीट से ऊपर हवा में भेज देती है। वो सीधे मेरे सामने गिरता है, ऊपर से मुझ पर मंडराता हुआ। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, एक्सप्रेशन अनचेंज्ड, वही रिजल्ट। तुमने अभी तक इसे एक्सेप्ट नहीं किया है। मैं अपना हाथ उठाता हूँ और थप्पड़ मारता हूँ। इसके बाद जो होता है वो भीड़ को पहले से भी ज्यादा शॉक करता है। वो एक बार हर कोई इसे साफ सुनता है। ब्लेस की बाह से एक तेज क्रैक की आवाज, हड्डी टूटना। ब्लेस बोन शेकिंग फोर्स के साथ स्टेज पर गिरता है। रीइंफोर्स्ड अलॉय प्लेटफॉर्म टिकता है, लेकिन हिंसक रूप से हिलता है। पूरी भीड़ जम जाती है। हर आंख ब्लेस पर टिकी है, जो मुंह के बल पड़ा है, आंखें खुली, बिना पलक झपकाए एक ठंडक सिर से पैर तक दौड़ जाती है। ब्लेस कांपता है, फिर एक हाथ से खुद को ऊपर उठाता है। वह मुझे घूरता है। डिसबिलीफ, गुस्सा, अपमान, हर इमोशन एक साथ उसकी आंखों से टकराता है। मैं उसे शांति से देखता हूँ, फिर भी मैं सिर हिलाता हूँ। लगता है तुमने अभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया।
वे शब्द ब्लेज में कुछ डेटोनेट कर देते हैं। क्या किसी ने उसे कभी इस तरह डिसमिस किया है? उसकी आंखें गुस्से से जलती हैं और फिर उसका शरीर बदलने लगता है। उसकी भौहों के बीच एक काला निशान दिखता है और हर नस में फैल जाता है। काली लकीरें उसके ऊपर रेंगती है पूरे पर। ओवरहेलमिंग बैटल ऑरा की एक लहर बाहर निकलती है। उसका सिलहट उसकी पीठ से विकृत होता है। 2 अतिरिक्त भुजाएं फटकर निकलती हैं। 10 बड़े काले पंख फैल जाते हैं। उसके सिर के ऊपर एक विशाल काले ड्रैगन की खोपड़ी मटेरियलाइज होती है और एक काला ड्रैगन दर्जनों मीटर ऊंचा पूरा आकार लेता है। ब्लेज अंदर से मुझे नीचे देखता है। यह ठंडा और बेरहम, घुटने टेको और सरेंडर करो। तो ये है 10 पंख वाला ब्लैक ड्रैगन मैनिफेस्टेशन। साधारण लगता है, तब ब्लेज को पता चलता है मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा हथियार वो क्रशिंग प्रेशर है जो ये लेकर आता है, एक फोर्स जो विरोधी की विल को तोड़ने के लिए डिजाइन की गई है। ब्लेज मुझे कंफ्यूज होकर घूरता है। मैं मुस्कुराता हूँ। होता यह है कि मेरे पास भी एक मैनिफेस्टेशन है। चलो तुम्हें मेरा दिखाता हूँ। शब्द मुश्किल से मेरे मुंह से निकलते हैं कि मेरे पीछे का आसमान बदल जाता है। नीले हरे केओस का एक विशाल विस्तार और उस केओस के अंदर एक अकेली कमल की कली ऊपर गतिहीन खड़ी है। केओस में शांत और खामोश प्राचीन कालातीत गहराई की ओर बिखेरती हुई अनंत आकाश में एक कमल। थर्ड दबाव ब्लेज पर पहाड़ की तरह गिरता है और वह मेरे सामने ही घुटनों पर गिर जाता है। उसका 10 पंख वाला ब्लैक ड्रैगन मैनिफेस्टेशन हिंसक रूप से हिलता है, एक कांपते हुए काले द्रव्यमान में सिकुड़ जाता है। 2 मैनिफेस्टेशन स्टेज के ऊपर एक दूसरे का सामना करते हैं, लेकिन काला ड्रैगन कांपता है और ढहने के कगार पर झिलमिलाता है। मौत का सन्नाटा छा जाता है। हर व्यक्ति मुझे गतिहीन होकर घूरता है। मैं अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़ा हूँ और ब्लेज को नीचे देखता हूँ। फिर भी लड़ रहा है। हाँ, ब्लेज की आंखें लाल है, एक हाथ स्टेज पर टिका है। वो एक शब्द अपने दांतों से निकालता है, फिर खड़ा हो और कहा। जैसे ही वे शब्द उस तक पहुंचते हैं, ब्लेज खून का एक मुंह भर उगलता है और पीठ के बल बेहोश होकर गिर जाता है। प्रिंसिपल के व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर प्रिंसिपल फू और रेक्स दोनों वहां जबड़े जमीन पर गिराए खड़े हैं। रेक्स पलट झपकाता है। माँ जे ने रैंक टैलेंट है ना? ए रैंक में मैनिफेस्टेशन कैसे जाग जाता है? प्रिंसिपल फू की आंखें मुझ पर टिकी रहती है। मुझे कैसे पता? फर्स्ट ईयर एनरोलमेंट असेसमेंट। मैं खुद वहां थी, कोई गलती नहीं थी। लेकिन ये किस तरह का मैनिफेस्टेशन है? मैंने मार्शल रिकॉर्ड्स के पूरे इतिहास में इसे कभी नहीं देखा। पास में भीड़ के एक कोने में अंकल हाउ और अवा बाकी सबसे अलग खड़े हैं, 2 बहुत अलग एक्सप्रेशन पहने हुए। अंकल हाउ सेरेमनी से बुरे मूड में निकले थे। वहां मेरा क्या किया देखने के बाद वह फिर भी खुश नहीं थे, क्योंकि मैं पूरी तरह से स्क्रिप्ट से हट गया और वो अच्छा हिस्सा मिस कर गए। तो वह अवा को सीधे 5 माइल ले आए। पहला कारण, नेशनली टॉप 10 अकादमी प्रोडिजीज से भरी हुई है। अवा के लिए रियल कंपटीशन के खिलाफ खुद को टेस्ट करने का एक परफेक्ट मौका। दूसरा कारण, वह नाराज था और अवा को कुछ लोगों को क्रश करते देखना चाहता था। अवा के डबल एस रैंक टैलेंट और ताकत के साथ जो उसकी उम्र के सभी से कहीं आगे है, 5 माई पर हावी होना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो वो आया सीधे अपने पुराने कॉन्टेक्ट के पास गया, जो 5 माई में एक सीनियर इंस्ट्रक्टर है। लेकिन इससे पहले कि वो पहला मैच अरेंज कर पाता, उसने मुझे और ब्लेज को स्टेज पर आते देखा और फिर जो कुछ हुआ वो हुआ। अंकल हाउ लोड्स पर गौर से घूरते हैं। ओल्ड कैट, क्या जैन सच में ए रैंक टैलेंट है? उसके बगल में इंस्ट्रक्टर ओल्ड कैट आंखें चौड़ी करके वापस बोलता है, जाहिर है फर्स्ट ईयर एनरोलमेंट असेसमेंट। मैं वहां था, वाइस प्रिंसिपल वहां थे, हर सीनियर स्टाफ मेंबर्स। तुम्हें लगता है हम सब गलत हो गए? अंकल हाउ फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ए रैंक में मैनिफेस्टेशन जागना, ये कैसे संभव है जब तक कि तुमने जानबूझकर उसकी असली टैलेंट लेवल को प्रोटेक्ट करने के लिए छिपाया ना हो? ओल्ड कैट आंखें घुमाता है। हमारे पास पहले से डबल एस रैंक स्टूडेंट्स है, एक को छिपाने का क्या फायदा होगा? और फिर उसके बैकग्राउंड के साथ क्या हमें जरूरत होगी? लूट क्लान के पास 3 मार्शल सेंस है, उसे छूने की हिम्मत किसकी? दोनों आगे पीछे बहस करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी उस लोटस मैनिफेस्टेशन से एक सेकंड के लिए भी नजर नहीं हटाता। शौक कभी उनकी आंखों से नहीं जाता। फिर अंकल हाल को कुछ एहसास होता है। इस मैनिफेस्टेशन को क्या कहा जाता है? ओल्ड कैट को भी यह एहसास होता है, मुझे नहीं पता। वे एक दूसरे को देखते हैं। शौक और गहरा जाता है, क्योंकि मार्शल आर्ट्स का पूरा रिकॉर्डेड हिस्ट्री बिल्कुल 120 ज्ञात मैनिफेस्टेशनों को सूचीबद्ध करता है और सैकड़ों वर्षों में एक भी नया नहीं उभरा है। और फिर भी यहाँ एक खड़ा है जिसका नाम वे दोनों नहीं बता सकते। ब्लेज का 10 पंख वाला ब्लैक ड्रैगन एक टॉप टियर एस रैंक मैनिफेस्टेशन है। जैन के लोड्स ने इसे क्रश कर दिया, जिसका मतलब है कि ये लोड्स कम से कम एस रैंक के बहुत पीक पर रैंक करता है। संभवतः डबल एस, शायद ट्रिपल एस, शायद उससे भी आगे। अंकल एच जोर से सांस लेते हैं। ओल्ड कैट नोटिस करता है और खुद को रोक नहीं पाता। क्या तुम वही नहीं हो जो ये बात कर रहे थे कि तुम एल क्लान के यंग मास्टर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, एंगेजमेंट तोड़ना और वो सब तो फिर भी चाहते हो? अंकल हाउ इसे हाथ हिलाकर टाल देते। ये तो बस एक मैनिफेस्टेशन है। अवा के पास भी एक है, उसके बगल में। अवा का खूबसूरत चेहरा पूरी तरह से गंभीर हो गया। तभी मैनिफेस्टेशन गायब हो जाता है। अवा अपने दिनों से बाहर आती है और उसकी आंखों में एक्साइटमेंट की चमक चमकती है। अंकल हाउ, मुझे पता है कि मैं 2 दिनों में किसे चैलेंज करना चाहती हूँ। उसका मैनिफेस्टेशन, मुझे इसका रैंक नहीं पता, लेकिन यह मेरे लेवल पर है। मैंने जिन को अंडर एस्टिमेट किया। अगर वो मुझे हरा सकता है तो उससे शादी करना सवाल से बाहर नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो नहीं कर सकता तो मैं अपने से कमजोर किसी से शादी नहीं करूंगी। अंकल हाउस अपना सिर खुजलाते हैं और कुछ नहीं कहते। ट्रेनिंग ग्राउंड शोर से भर जाते हैं। मैं शांति से स्टेज से उतरता हूँ। हर आंख स्तब्ध चुप्पी में घूर रही है। स्टेज पर एक आकृति ब्लेज के बगल में बिना आवाज के प्रकट होती है। उसके बेहोश शरीर को एक हाथ से उठाती है, मुझे संक्षेप में देखती है और गायब हो जाती है। मैंने इसे महसूस किया, कोई ब्लेज के लिए आया। साउथ ईस्ट रीजन के तीसरे सबसे शक्तिशाली क्लान के टॉप फिगर के लिए एक पर्सनल गार्जियन होना अपेक्षित। मैं प्रिंसिपल के ऑफिस वापस आता हूँ। नोवा, लूना और विक्टर पहले से वापस है और एक नया चेहरा है। एक मिडिल एज्ड आदमी कमरे में खड़ा है। एक कंधे पर एक बेहोश युवक लटका हुआ है। ब्लेज अभी भी बेहोश। प्रिंसिपल फू और बाकी मुझे देखते हैं। उनके एक्सप्रेशन शब्दों से परे जटिल है। मैं वापस देखता हूँ, पूरी तरह से सहज। जेन, तुमने अपना मैनिफेस्टेशन कब जगाया? मास्टर लिन की सेरेमनी से एक रात पहले लूना पास में खड़ी है, सुन रही है। ईर्ष्या की एक चमक उसके चेहरे को पार करती है। तो वह मेरे पिता की एनर्जी पर सवार था, लेकिन यह मैं क्यों नहीं थी? प्रिंसिपल फू धीरे धीरे से रिलाती है। वे कहते हैं कि एक्सट्रीम ग्रीफ या शॉक मैनिफेस्टेशन को ट्रिगर कर सकता है। लगता है ये सच है। मैं खुद से मुस्कुराता हूँ और इसे जाने देता
लेता हूँ। प्रिंसिपल फो, मैं मानता हूँ कि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई और ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरी नजर संक्षेप में मिडिल एज्ड आदमी की तरफ जाती है। हम सहमति के अनुसार आगे बढ़ते हैं। अगर शिया क्लान को दिक्कत है तो वे अपना कुछ कंट्रीब्यूशन वापस लेने के लिए स्वागत है। प्रिंसिपल फू भी उस आदमी की तरफ देखती है। विक्टर बगल से टोकता है, कोई भी कमी जो क्लान पूरी करेगा। वह गुप्त रूप से उम्मीद कर रहा है कि शियाओ क्लान गुस्से में भड़क जाए। एक प्रतियोगी कम मिडिल एज आदमी गुस्से से भर जाता है, लेकिन एक एल्डर के रूप में वो जूनियर्स के सामने तंत्र नहीं फेंक सकता। और ब्लेज ने एक बेट तो लगाया था। ठीक है, मैं सहमत हूँ। प्रिंसिपल फू धीरे धीरे सिर हिलाती है। तो फिर ये तय हुआ, आज दोपहर किसी को भेजो एग्रीमेंट साइन करने के लिए और रिसोर्सेज फ्लो होने लग सकते हैं। निगोशिएशन खत्म हो गया। 4 महान क्लानों की अगली पीढ़ी के बीच पहली मीटिंग समाप्त। मैं आगे बढ़ता हूँ, स्टेज पर शांति से कदम रखते हुए। ट्रेनिंग ग्राउंड क्रॉस करते हुए मैं अपने ट्रेनिंग चैम्बर की तरफ जा रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज आती है। मेरी भौहें तन जाती है। लूना मेरे पीछे आकर मेरे सामने खड़ी हो जाती। उसके होंठ सिकुड़े हुए। मेरा इंतजार करो, मैंने तुमसे कहा था इंतजार करो। क्या तुमने मुझे सुना नहीं? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? बोलने के अंदाज में बदलाव उसे तुरंत लग जाता है। लूना की भौं ऊपर उठती है। मुझे कुछ कहना है। मैं जानती हूँ कि मैंने परफेक्टली एक्ट नहीं किया, तो मैं तुमसे माफी मांग रही, लेकिन मैं एक औरत हूँ और तुम एक मर्द हो। जिस तरह तुमने मेरे साथ ट्रीट किया वो गलत था, है ना? और मैं उसे चुपचाप अम्यूजमेंट से देख रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ कि वो आगे क्या करने वाली है। मेरी नजर में लूना का कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। इस रिसोर्स कंट्रीब्यूशन के लिए मैं चाहती हूँ कि तुम लिन क्लान का शेयर कवर करो। फिलहाल पैसे टाइट है। मैं उसे बीच में रोकता हूँ। लिन क्लान के पैसों की प्रॉब्लम लू क्लान की चिंता नहीं है, और अगर मुझे सही से याद है तो लिन क्लान ने ही मुझे भीख मांगी थी कि वो रिसोर्स स्लॉट सिक्योर करूं। अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकती तो पीछे हट जाओ। लूना की छाती फूल रही है। वो जल्दी से कोई जवाब नहीं ढूंढ पाती। वो जबरदस्ती इसे दांत पीसकर बाहर निकालती है। जेन, हाँ, हमने तुमसे कहा था, लेकिन अगर तुमने हाँ नहीं कही होती तो हमें पहली जगह में कुछ पता भी नहीं होता। आज हमारा शेयर कवर कर दो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, वरना तुम्हारा मेरे साथ कोई चांस नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो तुम्हें ठीक लगे करो। जब तक जरूरी ना हो मेरे पास मत आना। असल में बेहतर होगा अगर तुम मेरी नजरों से दूर ही रहो। मेरे अंदर से एक आभा का विस्फोट होता है, तेज और अचानक। लूना चीखती है और पीछे की तरफ लड़खड़ाती है। मैं बिना पीछे देखे चला जाता हूँ। जैसे जैसे घंटे गुजरते हैं, ब्लेज के साथ मेरी लड़ाई और मिस्टीरियस लोटस मैनिफेस्टेशन के जागने की खबर 5 माइल्स में आग की तरह फैलती है। फिर इंटरनेट पर आ जाती है। रिएक्शन बहुत बड़ा है। जब लू क्लान सुनता है तो पहले कोई विश्वास नहीं करता जब तक लड़ाई का फुटेज सर्कुलेट नहीं होने लगता। फिर वे विश्वास करते हैं और जश्न फूट पड़ता है। लेकिन जब लॉर्ड शान शांत होते हैं तो कंफ्यूजन सेट हो जाता है, क्योंकि यह मैनिफेस्टेशन इसे क्या कहते हैं। यहाँ तक कि वह एक मार्शल सेंट कोई आइडिया नहीं है। क्या मेरे बेटे ने अभी एक ब्रांड न्यू मैनिफेस्टेशन बनाया? क्लान अपने लीडर को वाइल्ड एक्साइटमेंट और ब्लैंक कंफ्यूजन के बीच झूलते देखता है, और ईमानदारी से उस रात किसी को पता नहीं क्या कहना है। मैं घर नहीं जाता। मैं अकादमी में एक ट्रेनिंग चैम्बर लेता हूँ और सीधे कल्टीवेशन में लग जाता हूँ। डिंग डेवोशन सिस्टम। दिन 6 का रिवॉर्ड बिनिथ द स्टार एबिस। बोनस गिफ्ट 1 स्टार एबिस फिशिंग रॉड। बोनस गिफ्ट 2 स्टार एबिस बैट। बस आधी रात के बाद दिन 6 का रिवॉर्ड आता है। मैं तुरंत सिस्टम का डिस्क्रिप्शन खोलता हूँ और मेरा एक्सप्रेशन बमुश्किल कंट्रोल्ड एक्साइटमेंट में बदल जाता है। स्टार एबिस बिल्कुल वैसा ही है जैसा लगता है, एक विशाल अथाह खाई। इसे एक इन्फिनिट फिशिंग पॉन्ड समझो जो मिस्टीरियस आइटम से भरा है, जिन्हें स्टार एबिस फिशिंग रॉड से बाहर निकाला जा सकता है। और उससे भी बढ़कर फोकस फिशिंग खुद भी मार्शल कल्टीवेशन को आगे बढ़ाती है। मैं अपना फोकस शिफ्ट करता हूँ और एक अज्ञात चाओ स्पेस के अंदर पहुंच जाता हूँ। मेरे सामने एक बड़ी खाई खुलती है और उसके अंदर अनगिनत स्टारलाइट्स टिमटिमाती और घूमती है, जैसे सितारों का पूरा समंदर हो। मैं प्योर वंडर में घूर रहा हूँ। एक फिशिंग रॉड जो स्टारलाइट से ढकी हुई है मेरे हाथ में मटेरियलाइज होती है। लाइन पर बैट पहले से ही लगा है। मैं आंखें नीची करता हूँ, दिमाग शांत करता हूँ और फिशिंग शुरू करता हूँ। 2 घंटे ऐसे गुजर जाते हैं जैसे कुछ पल हो। फिर रॉड झटका लगता है। मेरा फोकस वापस आ जाता है। मैं कई फीट उछलता हूँ और रॉड को बिल्कुल बंद पकड़ लेता हूँ। डिंग फिशिंग सक्सेस। स्काईविल फिश प्राप्त करें। स्काईविल फिश में हेवन और अर्थ का कंसंट्रेटेड एसेंस होता है। इसे खाने से मार्शल कल्टीवेशन आगे बढ़ता है। जैसे ही मैं देखता हूँ कि मैंने क्या पकड़ा, मेरा दिमाग घूम जाता है। स्काईविल फिश स्टार रेस का हिस्सा है, एक क्लान जो स्टारगेट के पार रहता है। क्या मैंने अभी स्टार रेस के एक सदस्य को फिश किया? मैं रॉड को झटके से पीछे खींचता हूँ और ऊपर उठाता हूँ। लाइन के अंत में बैट पर कसा हुआ कुछ ऐसा है जो एक जवान बैल के साइज का है। एक बहुत बड़ी मछली। उसका पूरा शरीर शानदार गोल्डन चमक रहा। 2 काली आंखें बिल्कुल साफ टेरर से चौड़ी, साफ तौर पर इंटेलिजेंट। मैं उसके आकार को देखता हूँ और जोर से सांस लेता हूँ। ये वास्तव में स्टार रेस की स्काई डेविल फिश है। क्या स्टार एबिस उस दुनिया से जुड़ा है जहाँ स्टार रेस असल में रहती है? मैं इस विचार को ध्यान से पलटता हूँ। अगर मुझे सही से याद है तो स्टार रेस की दुनिया को स्टार रियल्म कहा जाता है। ब्लू स्टार की तरह यह भी अपनी पूरी जीवित दुनिया है। स्टारगेट सिर्फ दोनों को जोड़ने वाला पैसेज है। अगर स्टार एबिस वाकई स्टार रियल्म से जुड़ता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा स्टार रियल्म अभी मेरा फिशिंग पॉइंट बन गया है? मैं वापस फोकस करता हूँ। स्काईविल फिश क्लान एक यूनिक केस है। स्टार रेस के बीच उनके कॉम्बैट पावर सबसे नीचे है, लेकिन उनके शरीर के अंदर जो एसेंस स्टोर होता है वो किसी भी इंसानी योद्धा के लिए एक दुर्लभ और असाधारण इनाम है। बिना हिचकिचाए मैं इसे पूरा निगल जाता हूँ और रिफाइन करना शुरू करता हूँ। असंभव रूप से घनी एनर्जी का एक झोंका पूरे शरीर में भर जाता है। 1 घंटे बाद रिफाइनमेंट पूरा होता है। मेरा कल्टीवेशन फिर से ब्रेक थ्रू करता है और एक पल में मिड 4th रैंक तक पहुंच जाता है। 1 घंटे में एक पूरा माइनर स्टेज। ये स्काईविल फिश कोई साधारण स्पेसिमेन नहीं थी। साधारण स्पेसिमेन इतना एसेंस नहीं रखते। मुझे याद है सालों पहले दूसरे एल्डर मेरी 2nd रैंक में ब्रेक थ्रू करने में मदद करने के लिए एक स्काईविल फिश लाए थे। उस वाले में इससे काफी कमजोर एसेंस था। ये सोच मुझे वापस रॉड की तरफ खींचती है। मैं तुरंत फिर से कास्ट करता हूँ, लेकिन सुबह होने तक मैंने एक भी चीज और नहीं पकड़ी। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। जो चीज मुझे अगली बार सरप्राइज करती है वो कुछ और ही है। पूरी रात फिशिंग करने के बाद मेरी स्पिरिचुअल फोकस और मार्शल कल्टीवेशन दोनों बढ़ गए हैं, बस फिशिंग करते रहने से। हर एक दिन भले ही कुछ न लगे फिर भी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाता है। मैं अविश्वास में सिर हिलाता
जाता हूँ, सिस्टम के रिवॉर्ड्स पूरी तरह से हाथ से निकल रहे हैं। मैं दरवाजा धक्का देकर खोलता हूँ और बाहर कदम रखता हूँ। ट्रेनिंग ग्राउंड पहले से ही पैक है। 1000 से ज्यादा लोग, 5 माइल्स के स्टूडेंट्स, दर्जनों इंस्ट्रक्टर्स, सब कुछ 5 माइल्स के उभरते स्टार को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन लगातार 2 जीत के बाद स्टेज पर उस फिगर को देखने का माहौल भारी हो जाता है। 5 रैंकिंग का 18वां नंबर 3 मूव्स भी नहीं टिक पाया। क्या अवा वाकई इतनी स्ट्रांग है? सब जानते थे कि वो स्ट्रांग है, लेकिन सेकंड्स में 18वें रैंक को खत्म करना कुछ और ही है। लू लिनलिन भी हार गए। अवा क्या है? वो हमारे दोनों डबल स्टूडेंट से भी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है और उसने ऊपर से मैनिफेस्टेशन भी जगा लिया है। उसे कौन छू भी सकता है? गेस्ट व्यूइंग एरिया के नीचे अवा की लगातार तीसरी जीत देखकर अंकल हाउ अपनी दाढ़ी सहलाते हैं और हंसते हैं। ओल्ड किड, तो ये है तुम्हारा 5 रैंकिंग का 18वां और 16वां नंबर, बस इतना ही है इनमें। ये लोग घर के काउंसिल रैंकिंग के उसी रैंक के पास भी नहीं है और बी क्लान की प्रोडिजी रैंकिंग के तो बिल्कुल भी नहीं। ओल्ड कैट मजाक उड़ाता है। इतना गर्व किस बात का? तुम्हारे बीसीएन के बच्चे सब ऐसे ही है। अवा कुन्नुन 5 माइल्स में नंबर 1 है। नंबर 1 का टीन्स में रैंक वाले स्टूडेंट्स को पटकना, क्या ये पूरी तरह से एक्सपेक्टेड नहीं है? अंकल हाउ बिना किसी परवाह के मुस्कुराता है। बहाने बनाना बंद कर। अगर तुम इतना कॉन्फिडेंट हो तो अपने 5 रैंकिंग के टॉप 2 लेकर आ। डबल एस टैलेंट दोनों, अगर वे उसे अकेले नहीं संभाल सकते तो उन्हें साथ भेज दे। ओल्ड कैट को गुस्सा भी नहीं आता। इतने सालों के बाद भी वही बड़ा मुंह। तुम अच्छी तरह जानते हो कि 5 रैंकिंग के असली नंबर 1 और 2SU क्लान और जो क्लान के हैं दोनों को रैंकिंग बैटल से कोई मतलब नहीं है। तेरा क्या पॉइंट है? तभी अवा स्टेज से नीचे सीधे ओल्ड कैट को देखती है। अंकल कैट, मुझे पता है कि मैं अपने आखिरी मैच के लिए किसे चाहती हूँ, लेकिन वो अभी यहाँ नहीं है। क्या आप इसे सेट कर सकते हैं? ओल्ड कैट एक भौं उठाता है। नाम बता, क्या यह जो क्लान का विक्टर है या सुक्लान की नोवा? नोवा लगभग यहाँ आ रहा है। विक्टर कहता है कि वो इन दिनों बहुत बिजी है, मुझे पहले कांटेक्ट करना पड़ेगा, मैं चीजें सेट करता हूँ। आवा मुस्कुराती है और सिर हिलाती है, दोनों नहीं। ओल्ड कैट की भौं और ऊपर उठती है, भीड़ आगे झुकती है। उत्सुक आवा साफ बोलती है, जिस शख्स को मैं अपने आखिरी मैच के लिए चाहती हूँ वो थोड़ा अलग है। ये एल क्लान का यंग मास्टर है, जेन। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, भीड़ में हर एक शख्स सिवाय अंकल हाउ के, जो साफ तौर पर ये आते देख रहा था, पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। ओल्ड कैट पलक झपकता है, फिर कुछ क्लिक होता है। आवा, तू जेन से क्यों लड़ना चाहती है? मैं तुझे आगाह करता हूँ, वो बच्चा इन दिनों बहुत अजीब चीजें कर रहा, और एक रैंक वाला टैलेंट जिसने किसी तरह एक मैनिफेस्टेशन जगा लिया, वो भी ऐसा जिसने एस रैंक मैनिफेस्टेशन को क्रश कर दिया। हो सकता है कि रॉ कल्टीवेशन में उसे थोड़ा एज हो, लेकिन मैं उसके मैनिफेस्टेशन को लेकर वाकई उत्सुक हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि उसका लोड्स मेरे मूनलाइट स्नो लोटस से कैसे कंपेयर करता है। कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है? अवा की आवाज में शांत कॉन्फिडेंस भरा है। ओल्ड केट हिचकिचाता है। मैं रिक्वेस्ट रख सकता हूँ, लेकिन तू जानती है कि जेन कौन है, वो लड़ने के लिए राजी होगा या नहीं? ये एक अलग सवाल है। मैं स्वीकार करता हूँ। ओल्ड कैट खत्म भी नहीं करता कि स्टेज के नीचे की भीड़ दोनों तरफ से हट जाती है। मैं आगे बढ़ता हूँ, स्टेज पर शांति से कदम रखते हुए।